हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की क्लास में हम लोग क्लास 9th के साइंस को स्टार्ट करने वाले हैं। देखिए, क्लास 9th में आपको टोटल यहाँ पर 12 चैप्टर पढ़ने हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग अब पहला चैप्टर से इसका शुरुआत करते हैं। तो देखिए यहाँ पर पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये चारों चैप्टर आपके केमिस्ट्री के हैं और इन 4 चैप्टर से ही आपके टीआरई 3 में 16 क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इन चैप्टर को ध्यान से पढ़ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो चलिए अब हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम बात करते हैं पहले चैप्टर का, जिसका नाम है हमारे आसपास के पदार्थ यानी कि मैटर इन आवर सराउंडिंग, ठीक है। यहाँ पर देखिए कह रहा है कि हम अपने चारों ओर नजर दौड़ाने पर हमें विभिन्न प्रकार की वस्तुएं नजर आती हैं, जिनकी आकृति, आकार और बनावट अलग अलग होते हैं। अगर अपने आसपास आप देखते हैं तो आपको बहुत सारी वस्तु दिखाई देती है, जिसका आकार अलग होता है, उसका बनावट बड़ा छोटा हो सकता है, आकृति भी आपको तरह तरह की दिखाई देगी, ठीक है। तो यहाँ कह रहा है कि इस विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है, उसे वैज्ञानिकों ने क्या नाम दिया? पदार्थ दिया, ठीक है। अब आपसे कोई पूछेगा कि पदार्थ होता क्या है, तो आप कहेंगे कि पदार्थ वो है जिसका अपना द्रव्यमान होता है, अपना आयतन होता है, यानी कि वो स्थान घेरता है, ठीक है। द्रव्यमान कहने का मतलब है कि उसमें कुछ न कुछ भार होता है और वो क्या करता है? अपना स्थान घेरता है, ठीक है। जैसे कि मान लेते हैं आपने एक पेन लिया, तो आप कहेंगे कि भाई इस पेन का तो कुछ भार होगा, तो आप कहेंगे हाँ, इसका भार है। और साथ ही साथ ये जो पेन है, ये कुछ ना कुछ स्थान घेर रही है, यानी कि इसका आयतन भी है, तो आप कहेंगे हाँ, ये स्थान भी घेरती है। तो ये पेन क्या हुआ? ये पेन आपका पदार्थ हुआ, ठीक है। तो अभी आप समझ गए कि पदार्थ क्या होता है। तो याद रखिएगा कि पदार्थ जिसका अपना द्रव्यमान होता है और आयतन होता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम पदार्थ कहते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि जिस हवा में हम सांस लेते हैं, भोजन हम खाते हैं, पत्थर, बादल, तारे, पौधे एवं पशु, यहाँ तक कि पानी की एक बूंद या रेत के कण, ये सभी क्या है? ये सभी पदार्थ है, क्योंकि ये क्या करते हैं? ये अपना स्थान घेरते हैं, ठीक है। स्थान घेरते हैं, साथ ही साथ इनमें कुछ न कुछ आपका द्रव्यमान होता है। अगर आप बात करते हैं हवा की, जो आप सांस लेते हैं, या फिर हवा की हम बात कर ले, तो भाई हवा भी स्थान घेरती है। जैसे ही हवा भी स्थान घेरती है, साथ ही साथ इसका कुछ न कुछ आपका द्रव्यमान भी होता है, ठीक है। अब देखिए आगे यहाँ पर क्या कह रहा है कि प्राचीन काल से ही मनुष्य अपने आसपास को समझने का प्रयास करता है। देखिए, भारत के प्राचीन दार्शनिक ने पदार्थ को 5 मूल तत्वों में वर्गीकृत किया है, जिसे हम क्या कहते हैं? पंच तत्व कहते हैं। और ये पंच तत्व क्या है? तो ये है आपका वायु यानी कि हवा है, पृथ्वी है, अग्नि यानी कि यहाँ पर अग्नि यानी आग है, फिर आपका जल है और आकाश है, ठीक है। तो ये 5 क्या है? ये 5 आपके पंच तत्व है और दार्शनिकों का कहना है कि इन्हीं 5 तत्व से सभी वस्तुएं बनी है, चाहे वो आपका सजीव हो या फिर वो निर्जीव हो, ठीक है। अब देखिए आज के युग के वैज्ञानिक क्या कहते हैं कि आधुनिक वैज्ञानिकों ने पदार्थ को भौतिक गुणधर्म एवं रासायनिक प्रकृति के आधार पर दो प्रकारों में वर्गीकृत किया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैंने आपको समझने के लिए लिख दिया है कि अगर हम पदार्थ को भौतिक गुण के आधार पर बांटे तो वो क्या क्या होंगे? तो वो आपके ठोस होंगे, द्रव होंगे, गैस होंगे और पदार्थ की चौथी अवस्था आपका प्लाज्मा होगा और पांचवा अवस्था बोस आइंस्टीन कंडेंसेट होगा, ठीक है। तो ये है पदार्थ की भौतिक अवस्था। अब हम बात करते हैं रासायनिक अवस्था के बारे में। तो आपको पढ़ना है शुद्ध पदार्थ, आपको पढ़ना है मिश्रण। अब शुद्ध पदार्थ को 2 भागों में बांटा गया है, जो आपका तत्व है, यौगिक है। तत्वों को भी बांटेंगे तो आप धातु, अधातु, उपधातु के बारे में पढ़ेंगे। यौगिक को बांटेंगे तो आप कार्बनिक यौगिक, अकार्बनिक यौगिकों के बारे में पढ़ेंगे और मिश्रण को बांटेंगे तो समांगी और विसमांगी मिश्रण के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी चैप्टर 1 में आपको सिर्फ पदार्थ की भौतिक अवस्थाओं के बारे में पढ़ना है और रासायनिक वाला ये आपको अध्याय 2 में पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि आधुनिक वैज्ञानिकों ने पदार्थ को भौतिक गुणधर्म एवं रासायनिक प्रकृति के आधार पर पदार्थ को 2 भागों में वर्गीकृत किया है। तो अभी हम लोग इस अध्याय में सिर्फ आपको भौतिक गुणधर्म के बारे में बात करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है कि पदार्थ के भौतिक गुणधर्म के बारे में बात कर रहा है। तो पदार्थ के भौतिक गुणधर्म यानी कि भौतिक स्वरूप कौन कौन से है? तो आप 4 स्वरूप को याद कर लीजिए। पहला क्या है कि पदार्थ जो है ये किससे मिलकर बना होता है? तो ये कणों से मिलकर बना होता है, जिसका क्या होता है? अपना द्रव्यमान होता है और वो स्थान घेरता है, ठीक है। तो एक चीज याद रखिए कि जो पदार्थ बना किससे है? तो वो आपको कणों से मिलकर बना होता है। अब देखिए यहाँ पर दूसरा क्या कह रहा है। दूसरा आप याद रखिएगा कि पदार्थ के कण के बीच क्या होता है? रिक्त स्थान पाया जाता है। जो आप पदार्थ है उनके कणों के बीच में क्या होता है? रिक्त स्थान पाया जाता है। ये दूसरी भौतिक अवस्था हुई। अब आप तीसरी भौतिक अवस्था को याद कर लीजिए कि पदार्थ के कण निरंतर क्या होते हैं? गतिशील होते हैं, ठीक है। ये पदार्थ की तीसरी भौतिक अवस्था हुई। और चौथी को याद कर लीजिए यहाँ पर कि पदार्थ के कण एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो ये चारों के चारों ऑप्शन में दे देगा, ठीक है। तो इसको याद रखिए कि पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान पाया जाता है, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं
ये इनके बीच क्या होता है, रिक्त स्थान पाया जाता है। और पदार्थ खुद आपके किसके बने होते हैं, तो कणों के बने होते हैं। ठीक है, पदार्थ किसके बने होते हैं, तो कणों के मिलकर बने होते हैं। तब अब हम यहाँ पर एक एक करके इसको पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि सभी पदार्थ कणों से बने होते हैं, इसको याद रखिएगा। और देखिए ये चीजें भी आप याद रखिए कि अंतरराष्ट्रीय मात्रक पद्धति के अनुसार आयतन का मात्रक क्या होता है, घन मीटर होता है। ठीक है, आयतन मापने का साधारण मात्रक क्या होता है, लीटर होता है। और 1 लीटर में कितना डेसीलीटर होता है, तो 1 लीटर में 1 घन डेसीमीटर होता है। याद रखिएगा कि 1 लीटर में 1 घन डेसीमीटर होता है, या 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है, और 1 मीटर में 10 की पावर 3 यानी सेंटीमीटर क्यूब होता है। ठीक है, ये चीजों को आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए आगे हम देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ पर आपको एक उदाहरण देकर समझाया गया है कि आप अच्छा अपने दैनिक जीवन में भी देखते हैं कि जब आप पानी के गिलास में, मान लेते हैं इसमें इतना पानी है, गिलास है इसमें इतना पानी है, इसमें आप नमक डालते हैं, तो क्या आप अभी कभी देखे हैं कि पानी का स्तर बढ़ जाएगा नमक डालते ही? तो आप कहेंगे नहीं, हम पानी में नमक डालते हैं तो पानी का स्तर नहीं बढ़ता है। ठीक है, क्यों नहीं बढ़ता है? क्योंकि पानी के जो कण होते हैं इनके बीच क्या होता है, इनके बीच रिक्त स्थान पाया जाता है। और जैसे ही हम इसमें नमक डालते हैं तो नमक इन्हीं रिक्त स्थानों में जाकर बैठ जाता है, तो पानी का स्तर इसीलिए नहीं बढ़ता है। ठीक है, आप पानी में नमक डालिए या फिर चीनी डालिए तो ये सभी जाकर क्या होता है, जो पानी में रिक्त स्थान, जो रिक्त कण पाया जाता है, रिक्त स्थान, जो कणों के बीच रिक्त स्थान पाया जाता है उसी में जाकर आपका नमक या चीनी जाकर उसमें चला जाता है। ठीक है, इसीलिए पानी का स्तर नहीं बढ़ता है। तो यही कह रहा है कि जब हम जल में नमक घोलते हैं तो नमक के कण जल के कणों के बीच रिक्त स्थानों में समावेशित हो जाता है। ठीक है, तो अभी आप समझ गए कि पदार्थ के कणों के बीच आपका रिक्त स्थान भी पाया जाता है। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि पदार्थ के ये कण कितने छोटे होते हैं, जो पदार्थ है, जो पदार्थ कणों से मिलकर बना है, तो भाई ये कण कितने छोटे होते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि जो पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है ये कण बहुत ज्यादा छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर दूसरा क्या कह रहा है कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान पाया जाता है। रिक्त स्थान होता है तो देखिए यहाँ पर आप इसको एग्जाम्पल से समझेंगे। यहाँ पर कह रहा है कि जब हम चाय, कॉफी या नींबू पानी बनाते हैं तो एक पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ के कणों के रिक्त स्थानों में समावेशित हो जाता है। यह दर्शाता है कि पदार्थ के कणों के बीच में क्या होता है, रिक्त स्थान होता है। ठीक है, अब मान लेते हैं आप बैठकर घर पर कॉफी बना रहे हैं, ये रहा आपका इसमें दूध। ठीक है, इसमें क्या है, दूध है। आप इसमें कॉफी डालते हैं तो देखते हैं कि जो कॉफी डालते ही ऐसा तो नहीं है, मान लेते हैं दूध आपका इतना है, ठीक है, दूध इतना, और कॉफी डाले तो दूध यहाँ तक पहुंच गया, ऐसा तो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो कॉफी का कर्ण होता है, भाई कॉफी भी क्या है, पदार्थ है, और कॉफी भी आपके, इनके पदार्थ के बीच में भी क्या रिक्त स्थान पाएगा, मतलब रिक्त स्थान होगा। और ये दूध भी आपका क्या है, तो दूध भी आपका पदार्थ है। ठीक है, और इसके पास भी रिक्त स्थान पाएगा, तो ये क्या होता है, ये कॉफी जाकर दूध के रिक्त स्थानों में जाकर चला जाता है। ठीक है, यानी कि ये घुल जाता है। तो वही कह रहा है कि जब आप चाय, कॉफी या नींबू पानी बनाते हैं, जैसे कि नींबू में आप डाल रहे हैं, नमक डाल रहे हैं, नींबू पानी यानी कि पानी में आप नमक डाल रहे हैं, तो भाई नमक जाकर पानी में जो कण पाए जाते हैं, रिक्त स्थान, उसमें जाकर मिल जा रहा है। ठीक है, तो जब हम चाय, कॉफी या नींबू पानी बनाते हैं तो एक पदार्थ के कण, ठीक है, यानी कि नमक के कण दूसरे पदार्थ के कण यानी कि पानी के कणों के रिक्त स्थान में क्या हो जाता है, जाकर समावेशित हो जाता है। ठीक है, और यही दर्शाता है कि पदार्थ के कणों के बीच में पर्याप्त क्या होता है, रिक्त स्थान होता है। अब आपसे यही यहाँ पर पूछेगा कि सबसे ज्यादा रिक्त स्थान किसमें होता है। तो आप देखिए यहाँ पर बात करते हैं, ये रहा आपका ठोस, ये रहा आपका ठोस, ये रहा आपका द्रव, और ये रहा आपका गैस। पूछेगा कि किनके बीच रिक्त स्थान ज्यादा होता है, तो ये जो ठोस है, ये ठोस है, इनके बीच पदार्थ के कणों का रिक्त स्थान बहुत कम पाया जाता है। ठीक है, ठोस में पदार्थ के जो आपका कण होता है, इनके बीच बहुत कम पाया जाता है। लेकिन वही हम गैस की बात करें, तो गैस की बात करें तो इसमें पदार्थ की कण बहुत दूर दूर तक होते हैं। और वहीं द्रव की बात करें तो आपके ठोस से थोड़ा दूर रहेगा और द्रव से थोड़ा पास रहेगा, यानी कि बीच में रहता है। तो यहाँ पर पूछेगा कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान सबसे ज्यादा किसमें पाया जाता है, तो गैस में पाया जाता है, और सबसे कम किसमें पाया जाता है, तो ठोस में पाया जाता है। इसको हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी आपने देखा कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, तो याद रख लीजिएगा कि सबसे ज्यादा रिक्त स्थान गैस में पाया जाता है और सबसे कम आपके ठोस में पाए जाते हैं। चलिए आगे हम देखते हैं। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। जो मान लेते हैं ये आपका क्या है, मान लेते हैं ये आपका गैस है,
गैस है, गैस में रिक्त स्थान क्या होता है, बहुत दूर-दूर होते हैं। तो यहाँ पर जो ये गैस के जो ये कण है, ठीक है, ये क्या होते हैं, निरंतर गतिशील होते हैं। ठीक है, अब देखिए ये कैसे होते हैं, तो यहाँ पर बात करते हैं। ये यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए। यह कह रहा है कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, अर्थात उनमें क्या होता है, गतिज ऊर्जा होती है। ये क्वेश्चन भी आपसे टीआरई में पूछा हुआ है कि जो पदार्थ के कण होते हैं वो निरंतर क्या होते हैं, गतिशील होते हैं और उनमें क्या होता है, गतिज ऊर्जा होती है। और देखिए तापमान बढ़ने से कणों की गति तेज हो जाती है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि तापमान बढ़ने से कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। सपोज कीजिए कि मान लेते हैं आप क्या कर रहे हैं, एक गिलास पानी लिए हैं और इसमें आप चीनी डाले हैं, तो चीनी क्या होता है, जल्दी घुलता नहीं है। वैसे ही अब इसको क्या करते हैं, इसको टेम्परेचर यानी कि आग पर बैठा दीजिए, तो चीनी जल्दी घुलना शुरू कर देगा। यानी कि आप कर रहे हैं, तापमान बढ़ा रहे हैं, तो इनके बीच क्या होता है, चीनी और पानी के कणों के बीच क्या होता है, गतिज ऊर्जा आ जाएगी और ये जल्दी 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 क्या होता है, ऊपर नीचे होने लगेंगे और क्या होता है, चीनी घुलने लगेगा। ठीक है, और आप तापमान बढ़ाइए और तापमान बढ़ाइएगा तो एक टाइम आएगा कि पानी जो होता है भाप बनकर उड़ने लगेगा। ठीक है, और यहाँ पर चीनी का चूर्ण बन जाएगा, पिसा हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर आप समझ गए, तो वही कह रहा है कि पदार्थ के कण क्या होते हैं, निरंतर गतिशील होते हैं। याद रखिएगा, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, अर्थात उनमें गतिज ऊर्जा होती है। तापमान बढ़ाने से कणों की गति क्या हो जाती है, तेज हो जाती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि तापमान बढ़ने से कणों की गतिज ऊर्जा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। कणों की गतिज ऊर्जा क्या होती है, तापमान को आप जैसे बढ़ाएंगे तो बीच जो पदार्थ के जो कण होते हैं उनकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इस चीज को आप याद कर लीजिए। देखिए आगे यहाँ पर कह रहा है कि पदार्थ के कण अपने अपने आप ही एक दूसरे के साथ अंतः मिश्रित हो जाते हैं। जो पदार्थ के कण होते हैं वो अपने आप ही एक दूसरे के साथ क्या हो जाते हैं, अंतः मिश्रित हो जाते हैं। इससे कणों के रिक्त स्थानों में समावेशन के कारण होता है। दो विभिन्न पदार्थों के कण का स्वतः मिलना ही क्या कहलाता है, विसरण कहलाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं, विसरण के बारे में बात करते हैं कि मान लेते हैं आप यहाँ पर दूध रखे हैं। ठीक है, दूध रखे, मान लेते हैं इसमें आपका दूध है और आप क्या करते हैं, इसमें पानी डाल देते हैं। तो ऐसा थोड़ी नहीं है कि आपको दूध में पानी डाले तो आपको मिलाना पड़ रहा है कि हाँ पानी तुम दूध में मिल जाओ, ऐसा नहीं है। ये क्या होता है कि पानी ऑटोमेटिक पूरे दूध में जाकर अपने आप मिल जाएगा। ये कैसे मिल जाता है, तो ये क्या होता है, दो विभिन्न पदार्थों के कणों को स्वतः मिलना ही क्या कहलाता है, विसरण कहलाता है। और पदार्थ के कण अपने ही मतलब अपने आप ही एक दूसरे में क्या होते हैं, अंतः मिश्रित हो जाते हैं। ऐसा कणों के रिक्त स्थानों में समावेशन के कारण होता है। यानी कि पानी के पास क्या है, पानी के पास जो कण है उनके बीच क्या है, रिक्त स्थान है। और जैसे ही आप यहाँ दूध के पास क्या है, रिक्त स्थान है, और जैसे ही आप इसमें पानी डालते हैं तो पानी इन्हीं दूध के रिक्त स्थानों में जाकर मिल जाता है और पूरे दूध में ये पानी जाकर घुल जाएगा। आपको पता भी नहीं चलेगा कि पानी कौन है और दूध कौन है। ठीक है, तो ये क्या होता है, दो विभिन्न पदार्थ के कणों का स्वतः मिलना ही क्या कहलाता है, विसरण कहलाता है। यहाँ तक आप समझ गए। चलिए अब हम देखते हैं आगे। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अब पदार्थ के कण एक दूसरे को किस तरह से आकर्षित करते हैं, चलिए इसको भी हम लोग देखते हैं। देखिए, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर कह रहा है कि उपरोक्त यहाँ पर पदार्थ के कणों के बीच एक बल कार्य करता है। यह बल कणों को एक साथ क्या करता है, एक साथ रखता है और इस आकर्षण बल के सामर्थ्य प्रत्येक पदार्थ में अलग अलग होता है। ठीक है, और इस बल को हम क्या कहते हैं, यहाँ पर नहीं दिया है, मैंने लिख दिया है, इस बल को हम अंतराण्विक बल कहते हैं। अब देखिए मैंने आपको क्या बताया कि पदार्थ के कणों के बीच में क्या होता है, रिक्त स्थान पाए जाते हैं। देखिए ये रहा आपका ठोस, मान लेते हैं ये ठोस है और इनके बीच क्या होता है, छोटे छोटे कण पाए जाते हैं। क्योंकि आपने पढ़ा कि जो हमारा पदार्थ है वो कणों से मिलकर बना है, तो इनके बीच क्या है, इनके बीच छोटे छोटे ऐसे कण पाए जाते हैं। अब ये कण क्या होता है, ये जो कण है ये एक दूसरे को एक बल के द्वारा क्या होता है, पकड़े हुए हैं। इनके बीच एक बल काम कर रहा है, तो इस बल का क्या नाम है, तो इसी बल का अंतराण्विक बल नाम है। क्योंकि आपने पढ़ा कि पदार्थ जो होता है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। तो मान लेते हैं कणों से मिलकर बना है, तो ये कण एक दूसरे में किस तरह से मतलब चिपके हुए हैं, तो इनके बीच एक बल काम कर रहा है। ठीक है, पदार्थ के कणों के बीच एक बल काम कर रहा है, इस बल के कारण ये एक साथ रहता है। ठीक है, एक आकर्षण बल सामर्थ्य प्रत्येक पदार्थ में अलग अलग होता है। यहाँ तक आप समझ गए, इस बल को हम क्या कहते हैं, अंतराण्विक बल कहते हैं। चलिए अब हम आगे देख लेते हैं। तो पदार्थ के आपने चार तरह के भौतिक अवस्थाओं के बारे में पढ़ा। पहला क्या पढ़ा,
पहला आपने पढ़ा यहाँ पर कि उनके बीच क्या होता है, रिक्त पदार्थ। पहले तो ये आपने पढ़ा कि पदार्थ जो होता है वो आपके कणों से मिलकर बना है, ठीक है। दूसरा आपने क्या पढ़ा कि पदार्थ के कणों के बीच में आकर्षण बल पाया जाता है। तीसरा आपने पढ़ा कि पदार्थ के कण जो होता है वो निरंतर क्या होते हैं, गतिशील होते हैं, ठीक है। और चौथा आपने पढ़ा कि पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और पदार्थ स्वयं जो होता है कणों से मिलकर बना है। तो ये चार आपने भौतिक अवस्थाओं के बारे में पढ़ लिया, पदार्थ की भौतिक अवस्था। अब देखिए आगे हम देखते हैं और भी चीजें। अब पदार्थ की अवस्थाएं देखते हैं तो पदार्थ अपने तीन रूप में होते हैं, एक आपका ठोस, द्रव और गैस, ठीक है। यहाँ पर आपके तीन ही रूप दिया हुआ है। आगे की कक्षा में ऊपर क्लास में आप देखेंगे कि प्लाज्मा के बारे में दिया होगा, बोस आइंस्टीन के बारे में दिया होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग पदार्थ की तीन अवस्थाओं को देखते हैं, कौन कौन। एक आपका ठोस है, द्रव है और गैस है। पदार्थ की ये अवस्थाएं उनके कणों के विभिन्न विशेषताओं के कारण होती है। चलिए देखिए, अभी यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि पदार्थ की ये अवस्थाएं जो होता है, यहाँ पर जो आपका ठोस, द्रव और जो गैस है इनको अलग अलग क्यों बांटा गया है, तो देखिए जिस पदार्थ के कण जो होते हैं पास पास होंगे, जिस पदार्थ के कण क्या होते हैं पास पास होते हैं, उन्हें क्या किया गया, उनको अलग रखा गया, ठीक है। जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे ठोस कहते हैं। तो ठोस में जो पदार्थ के कण होते हैं वो बिल्कुल पास पास होते हैं। वही बात करते हैं जिस पदार्थ के कण बहुत दूर दूर होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं, तो उन्हें क्या होता है, उन्हें अलग रखा गया, तो उसे हम क्या नाम दिए, उसे गैस नाम दिए, ठीक है। और कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनके कण जो होता है ना तो उतना दूर होते हैं, ना ही उतने पास होते हैं, तो उसे क्या नाम दिया गया, उसे द्रव नाम दिया गया, ठीक है। तो पदार्थ के तीन रूप में इसे बांटा गया, एक आपका ठोस, एक आपका द्रव, एक आपका गैस। क्यों बांटा गया, क्योंकि ठोस में पदार्थ के कण जो होते हैं बिल्कुल पास पास होते हैं, इनके बीच खाली स्थान बहुत कम होता है। और गैस में क्या होता है, रिक्त स्थान बहुत ज्यादा होते हैं, इनके कण जो होता है बहुत दूर दूर तक होते हैं। और द्रव इन दोनों के आपको बीच में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम एक एक करके इसको देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर ठोस अवस्था के बारे में बात कर रहा है, पदार्थ की ठोस अवस्था। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि जो पदार्थ की ठोस अवस्था में होते हैं तो ठोस का आकार कैसा होता है, तो ठोस का आकार और आयतन दोनों क्या होता है, निश्चित होता है। ठोस का आकार और आयतन निश्चित कैसे होता है, तो मान लेते हैं कि आपके पास, फिर से हम बात करते हैं, तो आपके पास आपका अभी फोन है, ठीक है। अभी आपके पास क्या है, अभी आपके पास फोन है, वो क्या है, वो ठोस है। तो भाई आपका फोन का कुछ ना कुछ यहाँ पर आकार है, ठीक है। और ये कुछ ना कुछ आपका फोन जगह घेर रहा है, घेर रहा है जगह। तो वो क्या होता है, ये क्या होता है, ठोस हुआ, आपका फोन ठोस हुआ और इसका कुछ ना कुछ भार है, यानी कि इसका आकार देखिए, इसका आकार भी है और इसका आयतन भी है, ठीक है। और ये क्या कर रहा है, ये जगह भी घेरा, तो ये तो एक पदार्थ हुआ और साथ ही साथ ये ठोस अवस्था में है, तो इसका आकार है और आयतन दोनों क्या है, निश्चित है। अब इस फोन को कहीं भी रखिएगा तो इसी आकार का रहेगा और इतना ही जगह घेरेगा जितना कि यहाँ पर घेर रहा था। तो इसका आकार और आयतन दोनों क्या है, दोनों आपका निश्चित है, ठीक है। अब देखिए ठोस की और भी बात करें तो यहाँ पर देखते हैं क्या कह रहा है। यहाँ पर आपको ठोस के बारे में कुछ सवाल दिए गए हैं, तो इसको भी देख लेते हैं क्रियाकलाप में। देखिए कह रहा है, इन वस्तुओं के चारों ओर पेंसिल घुमाकर इनके देखिए, क्या इन सभी का निश्चित आकार है, स्पष्ट सीमाएं है या स्थिर आयतन है। इन पर हथौड़े मारने या खींचने या गिराने से क्या होता है, ये एक दूसरे में विसरण संभव है कि नहीं, जो आपका यहाँ पर एग्जाम्पल में समझाया गया। देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया, कुछ आपके ठोस का एग्जाम्पल दिया गया, जैसे कि आपका पेन हो गया, किताब हो गया, सुई हो गया, लकड़ी की छड़ हो गया। और इसी एग्जाम्पल पर यहाँ से आपसे पूछ रहा है कि जो आपका अभी जो एग्जाम्पल देखे, क्या इनका एक निश्चित आकार है, जो अभी आपने एग्जाम्पल देखा, या फिर इनका स्थिर आयतन है। इन्हें हथौड़ा से मारेंगे तो क्या होगा, क्या ये एक दूसरे में मिश्रण हो जाएंगे, यानी कि मिल जाएंगे। बल लगाकर इनको संपीड़ित करने का प्रयास करें, तो देखिए यहाँ पर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि जो आपका ठोस होता है, जिसका आकार और आयतन क्या होता है, निश्चित होता है, ठीक है। तो ये जो ठोस होता है, ये कह रहा है इन सभी का एक निश्चित आकार होगा, इनकी स्पष्ट सीमाएं होंगी, स्थिर आयतन यानी, और यहाँ पर नगण्य संपीड़ितता। संपीड़ितता का मतलब क्या होता है, खाली स्थान। ठोस में खाली स्थान नहीं पाया जाता, जो आपका ठोस है उनके कणों के बीच खाली स्थान नहीं पाया जाता है, ठीक है। बाह्य बल लगाने पर ठोस अपने आकार को बनाए रखते हैं। कि अब मान लेते हैं आपके पास कुर्सी है, ठीक है। अब आप उस, वो ठोस है, अब आप उस पर बल लगा रहे हैं, तो बल लगा रहे हैं तो उसका आकार नहीं बदलेगा, लेकिन आप ज्यादा बल लगाएंगे तो कुर्सी आपका टूट जाएगा। तो वही कह रहा है कि बाह्य बल लगाने पर ठोस अपने आकार को बनाए रखता है। बल लगाने पर ठोस टूट सकता है लेकिन इसका आकार जो है नहीं बदलेगा, क्योंकि ये क्या है, ये आपका ड्रेन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपको ठोस का एग्जाम्पल दिया गया है, किताब है, सुई है, लकड़ी का छड़ है या पेन है, तो इनका क्या है, इनका आकार और इनका आयतन सभी जगह क्या होता है, निश्चित होता है। मान लेते हैं आपने किताब लिया, ये आपका किताब है, ठीक है।
अभी इसका आकार ऐसा है, मान लेते हैं इस किताब को दूसरे जगह रखेंगे तो इसका आकार बदल जाएगा, नहीं बदलेगा क्योंकि इसका आकार क्या है, निश्चित है। अभी जितना जगह घेरा है अगर इस किताब को दूसरे जगह रखेंगे तो इतना ही जगह घेरेगा क्योंकि इसका आयतन भी क्या है, इसका आयतन भी निश्चित है। ठीक है, अब देखिए इस किताब को क्या करेंगे, इस किताब को बल लगाकर आप इसके आकार को चेंज करने की कोशिश करेंगे तो ये चेंज नहीं होगा, लेकिन ज्यादा बल लगाएंगे तो आपका किताब फट जाएगा। ठीक है, तो वही बात यहाँ पर कह रहा है, वही बात क्या कह रहा है कि इनका आकार जो होता है, ठोस का आकार क्या होता है, निश्चित होता है, स्पष्ट सीमाएं और स्थिर आयतन होती है और इनके कणों के बीच, जो ठोस पदार्थ होते हैं उनके कणों के बीच खाली स्थान नहीं पाया जाता है, यानी कि नगण्य है संपीड़ितता, संपीड़ितता कोई खाली स्थान आप समझिए, तो इनके बीच क्या होता है, खाली स्थान नहीं पाया जाता है। बल लगाने पर ठोस अपने आकार को बनाए रखते हैं, बल लगाने पर ठोस टूट जाते हैं लेकिन इनका आकार नहीं बदलता, इसीलिए क्या होता है, ड्रेन होते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको 3 एग्जाम्पल, ये आपका थियरी 3 में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि रबर बैंड आपका ठोस है कि नहीं या स्पंज आपका ठोस है कि नहीं। ठीक है, ये कुछ करके आपको वहां पर ऑप्शन में ये चीजें था, तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि रबर बैंड को क्या माना जाएगा, क्या खींचकर इसका आकार बदला जा सकता है, क्या ये ठोस है, या कह रहा है कि विभिन्न आकार के बर्तनों में रखने पर चीनी और नमक उन्हीं बर्तनों का आकार ले लेते हैं, क्या ये ठोस है। देखिए चीनी और नमक की बात करते हैं तो चीनी आपको ऐसे ऐसे चौकोर दिखेगा। अब मान लेते हैं ये आपने एक डिब्बा में रखा तो चीनी चौकोर है, अगर आप इसे कठोत में रखेंगे तो चीनी गोल हो जाएगा, नहीं होगा, इसका आकार वही रहेगा, चीनी का चरकोट आकार आपका इस कठोत में भी रहेगा। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि विभिन्न आकार के बर्तनों में रखने पर चीनी और नमक उन्हीं बर्तनों का आकार ले लेते हैं, क्या ये ठोस है। स्पंज क्या है, यह ठोस है लेकिन फिर भी इसका संपीड़न संभव है। ठीक है, यानी कि इनके बीच खाली स्थान है। तो देखिए यहाँ पर इसका एक आपको उत्तर दिया हुआ है कि ये सभी आपके ठोस है, जो आपका रबड़ है, चीनी है, स्पंज है, ये सभी के सभी क्या है, ठोस है। क्यों ठोस है, तो कह रहा है कि बाह्य बल लगाने पर रबर बैंड का आकार बदलता है, बल हटा लेने पर यह पुनः मूल अपने आकार में आता है। मान लेते हैं ये रबड़ है, इस पर आप बाह्य बल लगा रहे हैं, इसको खींच रहे हैं इधर से भी, तो इसका आकार कुछ ऐसे हो जाएगा। ठीक है, और जैसे ही आप बल लगाना मतलब बल छोड़ देंगे लगाना तो ये पुनः अपने आकार में आ जाएगा। तो ये भी क्या है, और ज्यादा बल लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, रबड़ आपका टूट जाएगा, अत्यधिक बल लगाने पर ये टूट जाता है, तो ये क्या है, ये आपका ठोस है। ठीक है, इसके बाद देखिए शर्करा यानी कि चीनी और नमक को अपने हाथ में ले या किसी प्लेट या किसी जार में रखे, इनके क्रिस्टलों का आकार नहीं बदलेगा, यानी कि चीनी ऐसा है तो भाई ऐसा ही रहेगा, नमक ऐसा है तो भाई ऐसा ही रहेगा, चाहे आप कहीं रख ले, तो ये भी क्या है, ये भी आपका ठोस हुआ। अब देखिए स्पंज की बात करते हैं, तो स्पंज जो आपके घर में सोफा है वो उसके अंदर भी स्पंज है, जब आप सोफा पर बैठते हैं तो स्पंज पुचक जाता है और जब आप सोफा से उठते हैं तो स्पंज पुनः उठ जाता है। वही बात है कि स्पंज में बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनमें वायु का समावेश होता है, जब हम इसे दबाते हैं तो वह वायु बाहर निकलती है और इसका संपीड़न संभव है, मतलब इसको भाई खाली मतलब इसको पुचकाना और इसको फैलाना इसका भाई संभव है, तो ये क्या है, ये भी आपका ठोस है। तो ये तीनों आपका ठोस है और यही ऑप्शन आपके टीआरई में पूछा हुआ था। चलिए देखिए यहाँ पर मैंने आपको आयतन समझाने के लिए बता देते हैं, आयतन बताता है कि वस्तु कितनी जगह घेरती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब बात करते हैं हम द्रव अवस्था की। अभी आपने ठोस पढ़ लिया जिसका आयतन और आकार क्या होता है, निश्चित होता है। ठीक है, और वो क्या होता है, आप कितना भी कोशिश कर ले उसका आकार नहीं बदलेगा और ज्यादा बल लगाएंगे तो वस्तु टूट जाएगी, तो वो क्या होता है, वो ठोस होता है। ठोस के बीच जो आपके कण होते हैं, ठोस के पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान ना के बराबर पाया जाता है, खाली स्थान नहीं होता है, उसके कण जो होता है बिल्कुल पास पास होते हैं। अब हम पढ़ेंगे द्रव के बारे में। द्रव क्या होता है, देखिए इसका आकार अनिश्चित होता है और आयतन निश्चित होता है। मान लेते हैं आपने यहाँ पर लिया तेल या फिर दूध है या जूस है, ठीक है, तो इनको क्या किया, मान लेते हैं इसको किसी भी बर्तन में रखें, ये क्या कर लेता है, उसी के आकार का हो जाएगा, मतलब कोई ठीक नहीं है। द्रव का आकार निश्चित नहीं होता है, कहीं भी रखिएगा कोई भी आकार ले लेगा, जमीन पर गिर जाएगा तो कहीं भी ऐसे फैल जाएगा, कोई आकार है नहीं है। तो यहाँ का जो आपका द्रव है इसका आकार कैसा होता है, अनिश्चित होता है। ठीक है, और आयतन की बात करें, देखिए आयतन समझाने के लिए ही मैंने आपको यहाँ पर लिख दिया है कि आयतन बताता है कि वस्तु कितना जगह घेरती है। ठीक है, अब देखिए द्रव का आयतन क्या होता है, तो द्रव का आयतन आपका निश्चित होता है। द्रव का आयतन निश्चित कैसे होता है, मान लीजिए कि आप 1 kg तेल लिए हैं, 1 kg तेल लिए, अगर आप इसे डिब्बा में रखेंगे तो 1 kg इतना आ रहा है, तो भाई 1 1 kg ये जगह घेरेगा। ठीक है, अब इसे कठौत में रख ले रहे हैं तो ये भी आपका 1 1 kg क्या करेगा, जगह घेरेगा। तो इसका आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार क्या होता है, आकार अनिश्चित होता है द्रव का। ठीक है, ये समझ गए। चलिए आगे देखिए यहाँ पर क्या कर रहे हैं, कह रहा है कि द्रव का आकार नहीं लेकिन आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। जिस बर्तन में इन्हें रखा जाए ये उसी के आकार ले लेते हैं, इसीलिए आकार क्या होता है, आकार इनका अनिश्चित होता है, क्योंकि जिस बर्तन में रखेंगे उसी के आकार का हो जाएगा।
देखिए यहाँ पर कह रहा है कि द्रव में बहाव होता है, और ये भी आपके टीआरई में टीजीटी में पूछा हुआ है कि उसमें दिया था ऑप्शन में कि ठोस में बहाव होता है और निम्नलिखित में से कौन गलत है। तो याद रखिएगा, ठोस में बहाव नहीं होता। मान लेते हैं आपने पेन रखा है, तो पेन मतलब अपने आप बह जाएगा? नहीं बहेगा। वहीं आप आपने दूध रखा है, तो दूध अपने आप बह जाएगा? भाई दूध में क्या है? दूध लिक्विड है, द्रव है, और द्रव में क्या होता है? बहाव होता है। तो ये लाइन याद रखिएगा कि आपका द्रव में क्या होता है? बहाव होता है, और इनका आकार बदलता है, इसीलिए ढृण नहीं होते, लेकिन ये तरल होते हैं। आपका ठोस क्या था? ठोस आपका ड्रेन था, लेकिन द्रव क्या होता है? इसका आकार जो होता है बदलता है, इसीलिए क्या होता है? ये ड्रेन ना होकर तरल होते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे क्या कह रहा है। आगे कह रहा है कि ठोस और द्रव का विसरण द्रव में संभव है। ठोस और द्रव का विसरण जो है, तो ये द्रव में संभव है। कैसे संभव है? तो इसको भी देखेंगे। यह कह रहा है कि वातावरण की गैसें विसरित होकर जल में घुल जाती है। जो वातावरण में गैसें हैं वो क्या होता है? वो विसरित होकर क्या करती है? जल में घुल जाती है। ये गैसें विशेषतः ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड जलीय जंतु तथा पौधे के लिए अनिवार्य है। देखिए आपको कह रहा है कि ठोस और द्रव का मिश्रण द्रव में संभव है। मान लेते हैं आपने यहाँ पर चीनी रखा और यहाँ पर नमक रख दिया, दोनों को पास पास। मान लेते हैं चीनी है, ये नमक है। क्या ये अपने आप एक दूसरे में से मिल जाएंगे? नहीं मिलेंगे। ठीक है, और वहीं हम द्रव की बात करते हैं, यहाँ पर आपने दूध रख दिया, यहाँ पर आपने पानी रख दिया, तो ये दोनों क्या होता है? अपने आप एके में अपने आप क्या हो जाएंगे? मिश्रित हो जाएंगे। तो वही कह रहा है कि ठोस में आपका विसरण संभव नहीं है, लेकिन द्रव में विसरण संभव है। और इसी विसरण के कारण जो वायु वातावरण में जो गैसें होती हैं, वो क्या होती है? वो विसरित होकर जल में घुल जाती है। ठीक है, और जैसे ही ये गैसें जल में घुलेंगी, तो ये गैसें विशेषतः ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जलीय जंतु तथा पौधे के लिए क्या होता है? अनिवार्य होता है। जलीय जंतु सांस कैसे लेते हैं? तो जल में घुली हुई ऑक्सीजन से लेते हैं। तो भाई इसमें क्या होता है? अब देखिए नीचे यहाँ पर और भी देख लेते हैं। देखिए, ये चीज़ अच्छा से समझ लीजिए कि जो जलीय जीव-जंतु होते हैं, वो जल में घुली हुई ऑक्सीजन से सांस लेते हैं। क्योंकि जल क्या है? जल आपका द्रव है, ठीक है? और ये जो घुली हुई ऑक्सीजन क्या है? ये गैस है। और ये गैस क्या जा रहा है? सीधे द्रव में जाकर विसरित हो जा रहा है, यानी कि द्रव का विसरण क्या है? संभव है। यहाँ तक समझ गए? आगे देखिए और भी चीज़ें देखेंगे इसमें। यह कह रहा है कि जलीय जंतु जल में घुली हुई ऑक्सीजन के कारण सांस लेते हैं। इस तरह से हम निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि द्रव यानी कि आपका इस द्रव में ठोस, द्रव और गैस तीनों का विसरण संभव है। ठीक है, इसी द्रव में आपका ठोस भी जाकर विसरित हो जाएगा, इसी द्रव में आपका गैस भी आ जाएगा, और इसी द्रव में आपका लिक्विड भी यानी कि द्रव भी आ जाएगा। ठोस की हम बात करें तो मान लेते हैं द्रव में आपने पानी लिया है और आप यहाँ पर चीनी मिला रहे हैं। चीनी मिला रहे हैं तो भाई चीनी जाकर इस द्रव में घुल जाएगा। ठीक है, अब आप ऑक्सीजन मिला रहे हैं तो ऑक्सीजन क्या हो रहा है? ये भी आकर आकर इस द्रव में घुल जाएगा, तभी तो जलीय जंतु सांस लेते हैं। और इसके बाद लिक्विड मान लेते हैं। लिक्विड में आपने यहाँ पर दूध ले लिया, तो दूध भी आकर आपका इस द्रव यानी कि पानी में आकर घुल जाएगा। ठीक है, तो ये जो द्रव है, इसमें आपका ठोस भी घुल सकता है, द्रव भी घुल सकता है, आपका गैस भी घुल सकता है। तो यही कह रहा है कि द्रव में ठोस, द्रव और गैस तीनों का विसरण संभव है। ठीक है, वहीं आप ठोस में ले लेते हैं चीनी और वहीं आप ठोस में लेते हैं नमक, तो ये दोनों एक दूसरे में मिलेंगे? अपने आप नहीं मिलेंगे। इसको मिलाना भी पड़ेगा, तो आपको मिलेंगे नहीं। आप देख कर पहचान सकते हैं कि ये वाला पार्ट चीनी है, ये वाला पार्ट क्या नमक है, मिलाने के बावजूद भी। लेकिन इसी द्रव में मान लेते हैं आप चीनी घुला देते हैं, तो आपको इस द्रव में चीनी नजर आएगा? नहीं आएगा। इसी द्रव में अगर आप ऑक्सीजन घुला देते हैं तो ऑक्सीजन नजर आएगा? नहीं आएगा। इसी द्रव में आप दूध मतलब उसमें घुला देते हैं, अगर द्रव की मात्रा, पानी की मात्रा ज्यादा है, तो दूध भी आपको उतना मतलब नजर नहीं आएगा। मतलब आप पहचान सकते हैं, लेकिन आप उसको निकाल नहीं सकते, बाहर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये लाइन आप समझ गए। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि ठोसों की अपेक्षा द्रव में विसरण की दर अधिक होती है। जो ठोस की अपेक्षा क्या होता है? द्रव में विसरण की दर अधिक होती है, याद रखिएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि द्रव अवस्था में पदार्थ के कण स्वतंत्र रूप से गति करते हैं, और ठोस की अपेक्षा द्रव के कण में रिक्त स्थान अधिक होता है। अभी मैंने आपको यही समझाया कि जो देखिए ठोस की अपेक्षा द्रव में विसरण की दर अधिक होती है। क्यों अधिक होती है? क्योंकि इन ठोस के जो कण होते हैं, जो ठोस के कण होते हैं, वो बिल्कुल पास पास होते हैं, इनके बीच रिक्त स्थान नहीं पाया जाता है। जब रिक्त स्थान नहीं पाया जाएगा तो विसरण कैसे होगा? ठीक है, ये ठोस है, इनके बीच क्या होता है? जो आपके कण है, पदार्थ के कण है, उनके बीच रिक्त स्थान नहीं पाया जाता है। लेकिन वही हम बात करते हैं, यहाँ पर कह रहा है कि ऐसा इसलिए क्योंकि द्रव अवस्था में पदार्थ के कण स्वतंत्र रूप से गति करते हैं, और वहीं हम द्रव की बात कर ले तो इसके जो कण होते हैं वो थोड़ा थोड़ा दूर-दूर पर होते हैं। ठीक है? थोड़ा-थोड़ा दूर-दूर पर होते हैं, और इसका विसरण संभव होता है क्योंकि ये पदार्थ के कण स्वतंत्र रूप से, अब देखिए स्वतंत्र रूप से क्या कर रहे हैं? गति कर रहे हैं। ठीक है? गति कर रहे हैं, और ठोस की अपेक्षा द्रव के कण में रिक्त स्थान क्या होता है? अधिक होता है।
ठोस की अपेक्षा, ठीक है, ठोस की अपेक्षा द्रव के कणों में ये रिक्त स्थान क्या है, अधिक है। ये रिक्त स्थान क्या है, अधिक है। लेकिन यहाँ पर ठोस की बात करें तो इनके बीच रिक्त स्थान न के बराबर पाया जाता है। इनके कण बिल्कुल पास पास होते हैं, तो रिक्त स्थान न के बराबर पाया जाता है। और इसके कण जो होता है, द्रव के कण दूर दूर होते हैं, इसीलिए रिक्त स्थान भाई इसमें पाया जाता है। ठीक है, तो यही बात यहाँ पर कह रही है। समझ लीजिए इस बार फिर से कि ठोसों की अपेक्षा द्रव में विसरण की दर अधिक होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि द्रव अवस्था में पदार्थ के कण स्वतंत्र रूप से गति करते हैं और ठोस की अपेक्षा द्रव के कणों में रिक्त स्थान क्या होता है, अधिक होता है। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पर आगे क्या कह रहा है। अब देखिए यहाँ पर आगे गैसीय अवस्था कह रहा है। मैंने यहाँ पर इसका नहीं लिखा है गैसीय अवस्था में, तो यहाँ पर लिख लीजिए कि इसका आकार और आयतन दोनों के दोनों क्या होते हैं, अनिश्चित होते हैं। इसका आकार भी, आकार और आयतन, आकार और आयतन की बात करें तो ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, अनिश्चित होते हैं। अनिश्चित लिख लीजिए यहाँ पर, दोनों के दोनों अनिश्चित होते हैं। कैसे अनिश्चित होते हैं तो समझिए। मान लेते हैं आप गैस है, गैस का मान लेते हैं गैस में आपने ऑक्सीजन लिया, तो ऑक्सीजन का कुछ आकार है, ये आपका तो पूरा जगह जहां तहां ऐसे घूमते रहेगा। ठीक है, ऑक्सीजन का कोई आकार नहीं है। आयतन की बात करें तो इसका आयतन भी अनिश्चित होता है। मान लेते हैं ऑक्सीजन को आप एक डब्बा में रख दिए, तो ये इधर भी बल लगाएगा, इधर भी बल लगाएगा, इधर भी बल लगाएगा, इधर सब जगह सब दिशा में बल लगाएगा। इसका कोई आयतन नहीं है, यानी कि सभी जगह जो होता है ये क्या करता है, ये सभी जगह जो होता है स्थान घेरता है। ठीक है, ये पूरा जो आपको बर्तन के दीवारों पर दबाव डालता है, तो इसका आयतन भी निश्चित नहीं है। मान लेते हैं इसी ऑक्सीजन को आप बैलून में डालते हैं, बैलून में डालते हैं, तो ऐसा नहीं ना कि इतना ही बैलून फूलेगा, ये क्या करेगा, पूरे बैलून में फैल जाएगा। तो इसका क्या होता है, आयतन भी आपका निश्चित नहीं है, ये सभी जगह स्थान घेर लेता है। तो वही कह रहा है कि गैस जो है, गैसीय अवस्था में पदार्थ के कणों का आकार और आयतन दोनों के दोनों अनिश्चित होते हैं। ठीक है, आगे देखिए क्या इसका बारे में देखते हैं। यहाँ पर देखिए कह रहा है कि ठोसों एवं द्रव की तुलना में गैसों की संपीड़ितता काफी अधिक होती है। संपीड़ितता की मतलब बात करें तो खाली जगह। ठोस और द्रव की तुलना में गैसों की संपीड़ितता यानी कि गैसों में खाली जगह काफी अधिक होता है। अब इसको फिर से देख लीजिए, ये रहा आपका ठोस, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, ये आपका सॉलिड है, ये रहा आपका लिक्विड और ये रहा आपका गैस। ठीक है, गैस। यहाँ कह रहा है कि ठोस और द्रव की तुलना में, अभी आपने पढ़ा कि जो ठोस होते हैं इसमें पदार्थ के कण बिल्कुल पास पास होते हैं। बिल्कुल क्या होते हैं, पदार्थ के कण बिल्कुल पास पास होने की वजह से इनमें रिक्त स्थान नहीं के बराबर पाया जाता है, इनमें खाली जगह नहीं पाया जाता है ठोस में। ठीक है, संपीड़ितता इसकी नगण्य होती है। वहीं हम गैस की बात करें तो यहाँ कह रहा है कि ठोस और द्रव की तुलना में गैस की संपीड़ितता यानी कि खाली जगह काफी अधिक पाया जाता है। तो एक पदार्थ के कण यहाँ रहेंगे, एक यहाँ रहेंगे, एक यहाँ, एक यहाँ, यानी कि इतने दूर दूर यहाँ पर पदार्थ के कण होते हैं। जब दूर दूर पदार्थ के कण होंगे तो खाली स्थान क्या होता है, गैसों में ज्यादा पाया जाएगा। ठीक है, वही हम लिक्विड की बात करते हैं तो इसके पदार्थ के कण जो होते हैं थोड़ा दूर दूर होते हैं, थोड़ा दूर दूर होते हैं, यानी कि इनके बीच भी रिक्त स्थान पाया जाता है, लेकिन न गैस की तुलना में कम और ठोस की तुलना में ज्यादा। ठीक है, तो समझ गए कि ठोस और द्रव की तुलना में गैस में संपीड़ितता ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, यानी कि इसमें खाली स्थान बहुत ज्यादा है और इसमें जो होता है पदार्थ के जो कण होते हैं वो बहुत ही दूर दूर होते हैं गैसों में। ठीक, अब आगे देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, एक बार और नीचे देखते हैं। देखिए यह कह रहा है कि हमारे घरों में खाना बनाने में उपयोग की जाने वाली जो आपका एलपीजी गैस है, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस, यानी कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम जो गैस होता है जो घरों में खाना बनता है एलपीजी पर, या अस्पतालों में दिए जाने वाले ऑक्सीजन सिलेंडर में संपीड़ित गैस होती है। अब संपीड़ित गैस का मतलब क्या होता है ना, देखिए आपने पढ़ा कि द्रव के कण जो होते हैं बहुत दूर दूर होते हैं, द्रव के कण क्या होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं। अब इस द्रव को क्या किया जाता है, सॉरी जो ये गैस के कण होते हैं ये बहुत दूर दूर होते हैं। ठीक है, अब इसको क्या किया जाता है, इस गैस को एक सिलेंडर में भरना है, तो इसको क्या किया जाता है, इसको इस पर क्या क्या दाब लगाकर, इसका दाब लगाइए, चारों तरफ से इसका दबाव डालिए। जैसे दबाव डालेंगे तो ये गैस के कण पास आना शुरू हो जाएंगे और इधर से आप दबाव डालते जाइए, दबाव डालते जाइए, सारे गैस के कण यहाँ आ जाएंगे और फिर इसी गैस के कण को उठाकर इस सिलेंडर में भर दिया जाता है। ठीक है, वही कह रहा है क्योंकि गैस के कणों के बीच क्या होता है, रिक्त स्थान ज्यादा होता है, रिक्त स्थान ज्यादा होगा तो मान लेते हैं आप इसको दबाइएगा तो ये जो गैस के कण है ये क्या होता है, पास आना शुरू हो जाएगा और मान लेते हैं इतना ही दूर में आ गया, तो इसको उठाकर अब इसमें क्या करेंगे, गैस सिलेंडर में भर देंगे। ठीक है, तो वही बात यहाँ पर कह रहा है कि जो आपका एलपीजी गैस है या अस्पतालों में दिए जाने वाले ऑक्सीजन सिलेंडर में है संपीड़ित गैस होती है, यानी कि उसको क्या आता है,
दबा कर उसमें क्या कर दिया जाए, सिलेंडर में भरा हुआ है। ठीक है। आजकल वाहनों में ईंधन के रूप में संपीड़ित प्राकृतिक गैस यानी कि सीएनजी का उपयोग हो रहा है। संपीड़ितता काफी अधिक होने के कारण गैस के अत्यधिक आयतन को कम आयतन वाले सिलेंडर में क्या किया जाता है, संपीड़ित किया जाता है। संपीड़ितता की बात करें यानी कि गैसों में खाली स्थान ज्यादा होता है, तो क्या किया जाता है ना कि उसमें क्या किया जाता है कि उसमें दबाव डाला जाता है। अभी जैसे मैंने बताया, यहाँ पर संपीड़ितता काफी अधिक होने के कारण गैस में अधिक आयतन को एक कम आयतन वाले सिलेंडर में क्या कर दिया जाता है, डाल दिया जाता है, वही आपका प्रेशर देकर। फिर इसको क्या किया जाता है, फिर इसको आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा भी जाएगा। देखिए, इसको संपीड़ितता काफी अधिक होने के कारण गैस अधिक आयतन, देखिए मान लेते हैं ये गैस है, भाई गैस का तो कोई आयतन नहीं होता है, ये सभी जगह क्या होता है, दबाव डालते हैं, इसका कोई आयतन नहीं होता है, ये सभी जगह स्थान घेरते हैं। ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि इसको चारों ओर से पकड़िए और इसको एक जगह लाइए, सारे गैस को धीरे धीरे दबाकर एक जगह लाइए, और मान लेते हैं यहाँ पर आपका सारे गैस आ गए, और इसको उठाकर सीधे सिलेंडर में भर दीजिए। ठीक है। कम आयतन वाले सिलेंडर में आप भर दीजिए इसको, वही बात यहाँ पर कह रहा है। ठीक है। आगे देखिए क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि हमारी नाक तक पहुंचने वाली गंध से बिना रसोई में प्रवेश किए ही हम जान जाते हैं कि क्या किचन में पकाया जा रहा है। देखिए, यहाँ कह रहा है कि किचन में अगर आपकी मम्मी कुछ खाना बना रही है और आप बहुत दूर दूसरे रूम में, तो आपको मालूम चल जाता है कि आज किचन में क्या बन रहा है। ठीक है। कैसे मालूम चल जाता है, क्योंकि जो गैस के कण होते हैं, जो गैस के पदार्थ के कण होते हैं, वो बहुत दूर दूर तक होते हैं। क्या होते हैं, बहुत दूर दूर तक होते हैं, और इनके बीच क्या होता है, बहुत आपका इधर देखिए खाली स्थान आपका पाया गया है। तो जैसे ही आपकी मम्मी खाना बनाती हैं, उस खाने का गंध क्या होता है, तुरंत इसमें फैल जाता है। कितना रिक्त स्थान है, सब जगह फैलते जाएगा। इन रिक्त स्थानों के बीच क्या होता है, फैलते जाएगा, और फैलते फैलते ये आपके पास पहुंच जाएगा कि आज किचन में क्या खाना बन रहा है। ठीक है। क्यों? क्योंकि गैस के बीच रिक्त स्थान जो होता है, गैस के कणों के बीच रिक्त स्थान ज्यादा होता है। इसके कण बहुत दूर दूर होते हैं, और इसमें क्या होता है, जो आपके गैस, जो आपकी मम्मी खाना बना रही है, उससे जो गंध आता है, ये जाकर गैस के कणों के बीच में भर जाता है, जो खाली स्थान है उसमें चला जाता है, और ये गंध आपके पास पहुंच जाता है। ठीक है। तो वही यहाँ पर कह रहा है कि ये गंध हम तक कैसे पहुंचती है, तो खाने की गंध के कण वायु में मिल जाते हैं और रसोई से फैलकर हम तक पहुंच जाते हैं। इसके बाद और आगे देखिए, पके हुए गर्म खाने की महक हमारे पास कुछ ही क्षण में पहुंच जाती है, इसकी तुलना में ठोस और द्रव में विसरण से करें। अच्छा, इसकी तुलना करने के लिए करें, इसको नहीं। देखिए आगे कह रहा है कि कणों की तेज गति और अत्यधिक रिक्त स्थान के कारण गैसों का अन्य गैसों में विसरण बहुत तीव्रता से होता है। इसको समझिए क्या कह रहा है कि कणों की तेज गति किसमें होता है, आपका गैस में होता है, क्योंकि गैस में कण बहुत दूर दूर होते हैं, और अत्यधिक रिक्त स्थानों के कारण गैसों का अन्य गैसों में मिश्रण बहुत तीव्रता से होता है। सपोज कीजिए कि ये हमारा वायुमंडल है। ठीक है। अब इसी वायुमंडल में देखिए 78% क्या है, 78% आपका नाइट्रोजन है। ठीक। अब इसमें अन्य गैसें भी आपका आ जाएगी, ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, बहुत सारी गैसें हैं, और ये क्या होता है, सभी एक दूसरे में क्या होता है, मिली हुई है। क्यों मिली हुई है? क्योंकि इनके इनके बीच क्या होता है, इनके कणों के बीच रिक्त स्थान ज्यादा हो गया है, और ज्यादा होने की वजह से सब एक दूसरे में अपने आप मिल चुकी है। वही कह रहा है कि कणों की तेज गति, अत्यधिक रिक्त स्थान के कारण गैसों का अन्य गैसों में विसरण जो होता है बहुत तीव्रता से होता है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको ये चीजें आपको इस चैप्टर के शुरू में देना चाहिए था, जो आपको यहाँ पर दिया गया है। यहाँ देखिए कह रहा है, ये रहा आपका ठोस, ये रहा द्रव, और ये रहा गैस। तो देखिए इनके कणों के बीच, इन ठोस के कण कितने पास पास हैं, और इनके कणों के बीच देखिए बहुत कम मात्रा में आपका खाली जगह है। संपीड़ितता यानी कि इसीलिए कहा गया है कि जो ठोस है उसकी संपीड़ितता यानी खाली स्थान कम है, संपीड़ितता कम है। वही द्रव की आप देखिए, तो देखिए ठोस की अपेक्षा द्रव में थोड़ा खाली स्थान ज्यादा है, और गैस में बहुत ज्यादा है। गैस के कण बहुत दूर दूर है, और ठोस के कण बहुत पास पास है, और लिक्विड वाला जो द्रव है बीच में आ जाता है। तो ये आप 3 चीजें देख लिए। चलिए आगे, अच्छा इन्हीं 3 चीजों पर अब आपसे क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि सबसे ज्यादा किस पदार्थ के, मतलब किस पदार्थ में कण सबसे दूर दूर होते हैं। तो याद रखिएगा, गैस में जो गैस का जो कण होते हैं, ये क्या होता है, बहुत दूर दूर होते हैं। और आपसे पूछेगा किसमें संपीड़ितता नहीं के बराबर होती है, तो आपके ठोस में खाली जगह नहीं पाया जाता है। ठीक है। सबसे ज्यादा विसरण किसमें होगा, तो सबसे ज्यादा विसरण आपके गैसों में होगा, क्योंकि इसमें रिक्त स्थान ज्यादा है, और इसमें सब कुछ आकर समाहित हो जाएगा। ठीक। अब देखिए आगे, ये तो आपने पढ़ लिया, अब आगे क्या लिखा हुआ है यहाँ पर देखिए। यहाँ कह रहा है कि गैसीय अवस्था में कणों की गति अनियमित और अत्यधिक तीव्र होती है। गैसीय अवस्था में जो कण की गति क्या होती है, अनियमित होती है, क्योंकि इनके बीच रिक्त स्थान ज्यादा है।
इस अनियमित गति के कारण ये कण आपस में एवं बर्तन की दीवारों से टकराते हैं। बर्तन की दीवारों पर गैस कणों द्वारा प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगे बल के कारण गैस का दबाव बनता है। मान लेते हैं ये आप सिलेंडर लिए हैं, आपके घर में ये एलपीजी सिलेंडर है, अब इसमें गैस भर दिया गया, तो गैस में अभी आपने पढ़ा कि इसके क्या होता है, आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं। यानी कि आयतन, आयतन का मतलब क्या है, जगह घेरना। तो ये मान लेते हैं इसमें आपने गैस डाला, तो ऐसा थोड़ी नहीं कि जाकर ये गैस हुआ बस इतना ही दूर में रहेगा, नहीं, ये गैस चारों बगल फैल जाएगा, ठीक है, चारों बगल फैल जाएगा और इधर भी दीवार पर दबाव डालेगा, इधर भी डालेगा, इधर भी डालेगा, इधर भी डालेगा और इधर भी डालेगा। यानी कि क्या कर रहा है, गैस का दबाव बनता है, ये सभी जगह बर्तन की दीवारों से टकराते रहते, इधर भी गैस जाएगा, इधर भी टकराएगा। वही बात यहाँ पर कह रहा है कि गैसीय अवस्था में कणों की गति अनियमित हो जाती है और अधिक तीव्र हो जाती है। इस अनियमित गति के कारण ये कण आपस में एवं बर्तन की दीवारों से टकराते रहते हैं। बर्तन की दीवारों पर गैस कणों द्वारा प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगे बल के कारण गैस का क्या होता है, दबाव बनता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। और आगे क्या कह रहा है कि क्या पदार्थ अपनी अवस्था बदल सकता है? आप एक बार सोच के बताइए कि क्या पदार्थ जो होता है अपनी अवस्था बदल जाएगा? तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल बदल सकता है, क्योंकि अभी आप फ्रिज में क्या होता है, आइस रखे हैं, बर्फ रखे हैं, फिर इसको जैसे ही फ्रिज से बाहर निकालेंगे तो ये क्या बन जाएगा, पानी बन जाएगा। और इस पानी को आप फिर क्या करेंगे, आप गैस पर चढ़ा देंगे तो ये क्या होता है, भाप बन जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये आपका भाप बन जाएगा। तो आप कहेंगे कि ये क्या, ये जो पदार्थ है, जो आइस आपका पदार्थ है, ये तीनों अवस्थाओं में, पानी आपका तीनों अवस्थाओं में आ जा रहा है। यानी कि अपना अवस्था, पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकते हैं। देखिए कैसे बदलेंगे, इसको भी देखें। ये क्वेश्चन पूछा है कि क्या पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकता है, तो हाँ बिल्कुल बदल सकता है। यहाँ देखिए कह रहा है कि जल पदार्थ के तीनों अवस्थाओं में रहता है। तीन अवस्था, जल के तीन अवस्था कौन कौन है, तो देखिए अगर आप ठोस में रखेंगे तो ये बर्फ में रहेगा, लेकिन पानी है। अब बात करते हैं द्रव की, तो ये क्या आता है, जल के रूप में रहेगा। और गैस में कैसे रहेगा, तो जलवाष्प के रूप में रहेगा। यानी कि तीनों अवस्था में रहता है, तो पदार्थ अपनी अवस्था को चेंज कर सकता है और चेंज कराने की विधियां भी यहाँ पर दी हुई है। देखिए आगे देखिए कह रहा है तापमान परिवर्तन का प्रभाव, मतलब पदार्थ अपनी अवस्था बदलता है, या फिर बदलेगा तो उस पर तापमान का क्या प्रभाव पड़ेगा। क्या तापमान में परिवर्तन होने के कारण भी अवस्था बदलता है, तो आप कहेंगे हाँ, तापमान में परिवर्तन होने के कारण भी अवस्था बदलता है। जो यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकते हैं, तो आप कहेंगे हाँ, वो अपनी अवस्था को बदल सकते हैं। तो कैसे बदलेंगे, क्या हम टेम्परेचर देकर उसकी अवस्था को बदल सकते हैं, तो बिल्कुल टेम्परेचर यानी तापमान देकर हम उसकी अवस्था को बदल सकते हैं। अब देखिए कैसे। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है कि ठोस के तापमान को बढ़ाने पर उनके कणों की गतिज ऊर्जा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, गतिज ऊर्जा में वृद्धि होने के कारण कण अधिक तेजी से क्या करने लगते हैं, कंपन कर लेते हैं। वही हुआ कि जैसे ही मान लेते हैं आप एक कटोरा में थोड़ा सा पानी लिए और इसमें बहुत ज्यादा ऐसे चीनी ले ली है। अब इसको आप मिला रही है, मिल नहीं रहा है, तो आप क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर देना शुरू करेंगे, गैस पर रख देंगे। तो देखेंगे धीरे धीरे क्या होता है, ये जल्दी जल्दी क्या होता है, कंपन करने लगता है और जल्दी जल्दी ये चीनी क्या होता है, पिघलना शुरू कर देता है। क्यों जल्दी जल्दी होने लगता है, क्योंकि इनके कणों के बीच क्या होता है, कंपन होने लगता है और कण जो होता है इनके गति करना शुरू कर देते हैं। और वही बिना टेम्परेचर के अस्थिर, अब घुलेगा कि तब घुलेगा, आप कर रहे हैं। और वहीं आप गैस पर चढ़ा दिए तो क्या होता है, जो बहुत जल्दी क्या होता है, ये अपना घुलना, चीनी घुलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि क्या होता है, टेम्परेचर देने से ये जो है इनके कणों की गति तेज हो जाती है। वहीं कह रहा है कि ठोस के तापमान को बढ़ाने पर उनके कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। गतिज ऊर्जा में वृद्धि होने के कारण कण अत्यधिक तेजी से कंपन करने लगते हैं। उष्मा के द्वारा दी गई ऊर्जा के कणों के बीच के आकर्षण बल को पार कर लेती है। इस कारण कण अपने नियत स्थान को छोड़कर अधिक स्वतंत्र होकर गति करने लगते हैं। एक ऐसी अवस्था आती है जब ठोस पिघलकर द्रव में परिवर्तित हो जाता है। एक बहुत मतलब टेम्परेचर दे रहे हैं और एक टाइम ऐसा आता है कि जो ये चीनी है, ये क्या होता है, पिघल कर आपका क्या होता है, लिक्विड बन जाता है लिक्विड, चाशनी बन जाता है। ठीक, ठोस से क्या हो गया, चीनी मान लेते ठोस में था, अब उसको आपने टेम्परेचर दिया तो चाशनी बन गया। ठीक है, तो यही कह रहा है कि एक टाइम ऐसा आता है कि ठोस पिघलकर क्या होता है, द्रव होता है। और इसका कह रहा है जिस न्यूनतम ताप पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है उसे हम क्या कहते हैं, गलनांक कहते हैं। और ये क्वेश्चन आपसे पूछा है कि गलनांक किसे कहते हैं, तो देखिए मान लेते हैं आपने यहाँ पर टेम्परेचर देना शुरू किया और इस यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये चीज क्या था, ठोस था।
मान लेते हैं ठोस है, और ठोस को आप टेम्परेचर देना शुरू कर दे रहे हैं, टेम्परेचर देना शुरू कर रहे हैं, और यहाँ पर आकर ये क्या बन जा रहा है, ये आपका द्रव बन जा रहा है। ठीक है, तो वह कह रहा है कि वह न्यूनतम ताप, मान लेते हैं यहाँ पर ताप आप देते गए या टेम्परेचर देते गए, और यहाँ जैसे ही आया ना, तो ये ठोस पिघलना शुरू हो जाएगा, द्रव बनना शुरू हो गया यहाँ से। तो ये क्या होता है, ये न्यूनतम ताप हुआ, जहां से द्रव पिघलना शुरू हुआ। तो इसे ही क्या कहा जाता है, इसे ही गलनांक कहा जाता है, गलनांक कहा जाता है। देखिए, जब ठोस वह न्यूनतम ताप, मैं ताप देते जा रहे द्रव, आपका ठोस नहीं पिघल रहा है, लेकिन यहाँ आने पर ये क्या होता है, ठोस पिघलना शुरू हो गया। तो वह न्यूनतम ताप जिस पर क्या होता है, ठोस जो है पिघल कर द्रव अवस्था में आ जाता है, उसे ही क्या कहते हैं, गलनांक कहते हैं। यानी कि गलना शुरू कर दिया, जिस न्यूनतम ताप पर ये आपका ठोस गलना शुरू कर दिया, उसी को हम क्या कहते हैं, गलनांक कहते हैं। ठीक है, ये चीजें आप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि वह न्यूनतम ताप, जिस न्यूनतम ताप पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, तो गलनांक कहते हैं। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। अब देखिए क्या कह रहा है कि किसी ठोस के गलनांक उसके कणों के बीच के आकर्षण बल के सामर्थ्य को दर्शाता है। मान लेते हैं ये रहा आपका, बता रहे हैं आपको, ये रहा ठोस। तो इनके कण जो होता है बहुत पास 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 होते हैं, और इनके बीच क्या होता है, एक बल होता है, इनके बीच आकर्षण बल होता है। आपने पढ़ा ना भौतिक अवस्था में कि पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल होता है। और कौन सा आकर्षण बल, तो अंतरा आणविक बल लगा रहता है। तो इनके बीच क्या होता है, ये ठोस है, इनके बीच क्या होता है, आकर्षण बल है। जैसे ही आप हीट देते हैं, तो एक टाइम ऐसा आता है कि ये इनका आकर्षण बल क्या होता है, टूटने लगता है। और जैसे ही आकर्षण बल टूटेगा, यहाँ पर फिर से बता देते हैं, जैसे ही इनका आकर्षण बल टूटेगा, तो ये क्या होता है, कण जो होता है दूर दूर होना शुरू हो जाएंगे और स्वतंत्र अवस्था में गति करने लगेगा, और ये क्या होता है, लिक्विड बन जाएगा। ठोस से क्या हो जाएगा, लिक्विड बन जाएगा। तो यही आप यहाँ पर कह रहे हैं कि कंपन करने लगते हैं, ऊष्मा के द्वारा प्रदत्त की गई ऊर्जा ऊर्जा के कणों के बीच आकर्षण बल को पार करने लगती है। उनके बीच जो आकर्षण बल है, क्या करना है, उसको तोड़ने लगता है, जिस कारण कण अपने नियत स्थान को छोड़कर अधिक स्वतंत्र अवस्था में क्या करने लगता है, गति करने लगता है। ठीक है, यही बात यहाँ पर कह रहा है। और किसी ठोस का गलनांक उसके कणों के बीच आकर्षण बल के सामर्थ्य को दर्शाता है। ये क्वेश्चन आपके यहाँ पर टीजीटी में पूछा हुआ है। ठीक है, कि किसी ठोस का गलनांक क्या दर्शाता है, तो उनके कणों के बीच आकर्षण बल के सामर्थ्य को दर्शाता है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पर बात करते हैं। अगर आपसे पूछे कि बर्फ का गलनांक कितना होता है, तो आप क्या कहेंगे कि बर्फ का गलनांक 273.15 केल्विन होता है। ठीक है, इसको रेशियो को देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा हुआ है कि बर्फ का गलनांक कितना होता है। तो उसमें आपको क्या क्या लिखा हुआ है, एक आपका 0 डिग्री सेंटीग्रेड लिखा हुआ है। ठीक है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और एक लिखा था 273.15। तो उसका आंसर था कि इनमें से एक से अधिक था। ठीक है, तो याद रखिएगा, जो बर्फ का गलनांक कितना होता है, अगर आप सेंटीग्रेड में जानते हैं तो सेंटीग्रेड का है, सेल्सियस की बात करें तो 0 डिग्री सेल्सियस पर आपका जो है बर्फ गलने लगता है, या फिर 273 आपका 273 कैल्विन पर भी आपका बर्फ गलने लगता है। दोनों का मान कितना होता है, एक ही होता है। दो आप 0 डिग्री से, यहाँ पर सेंटीमीटर का है, सेल्सियस, बार बार इसका ये हो जाए। देखिए, आप 0 डिग्री सेल्सियस का है या फिर 273 केल्विन का है, इन दोनों अवस्थाओं में क्या होता है, आपका बर्फ गलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, पूछेगा बर्फ का गलनांक कितना होता है, तो 0 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा या फिर 273 केल्विन हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको कुछ चीजें ये भी देखिए, यहाँ रखा है कि तापमान का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक केल्विन होता है। तापमान का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक क्या होता है, केल्विन होता है। 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू कितना होता है, 273.15 केल्विन होता है। ये दोनों क्या है, ये दोनों आपस में बराबर है। तो पूछेगा कि बर्फ का गलनांक कितना होता है, तो 0 डिग्री सेल्सियस कहिए या फिर 273.15 केल्विन कहिए। ठीक है, सुविधा के लिए हम दशमलव को पूर्णांक बनाकर 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 273 केल्विन कहते हैं। तापमान की माप केल्विन को सेल्सियस में बदलने के लिए तापमान में 273 को घटाना है, और सेल्सियस से केल्विन में बदलने के लिए, देखिए इसको हटाइए, इसको आप देखिए, इसको फिर से समझा देते हैं। यहाँ पर पूछ रहा है कि बर्फ का गलनांक कितना होता है, तो आप कहेंगे 0 डिग्री सेल्सियस या फिर 273.15 केल्विन होता है। ठीक है, याद रखिएगा, ये बर्फ का गलनांक होता है, इसी पर क्या होता है, बर्फ आपका गलना शुरू हो जाएगा और लिक्विड बनने का। ठीक है, तो ये बर्फ का गलनांक होता है। अब आपसे कह रहा है कि अगर आपको यहाँ पर देखिए सेल्सियस को यदि केल्विन में बदलना है, तो आप क्या करेंगे।
तो आप क्या करेंगे, आप इसमें 273 क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ठीक है, 273 को ऐड कर लेंगे। वही पूछेगा कि अगर आपको केल्विन से सेल्सियस, केल्विन को सेल्सियस में बदलना है तो आप उसमें 273 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। याद कैसे रखेंगे, तो देखिए सी से आपको के पर जाना है, तो भाई बहुत दूर चलना है और आगे चलना है, आगे चलना है, यानी कि प्लस करते जाओ, प्लस करते जाओ। तो यहाँ पर आप प्लस करेंगे और के से सी पर आना है, यानी कि ऊपर से नीचे आना है। एबीसीडी में के का मान ज्यादा होता है, तो यहाँ पर ऊपर से क्या आना है, नीचे आना है, तो हम क्या करेंगे, 273 को माइनस करेंगे। तो वही कह रहा है कि 273 यहाँ पर 273 केल्विन पर या फिर 0 डिग्री सेल्सियस पर, दोनों पर क्या होता है, बर्फ का ये गलनांक होता है, बर्फ आपका पिघलना शुरू करेगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। यहाँ पर आगे देखिए, ये जो आपने पढ़ लिया यही चीज था। ये चीजें हम लोग लास्ट में करेंगे, एक इसका मैंने निचोड़ लिख दिया है, ये सब चीजें अभी पढ़कर लास्ट में कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कह रहा है कि बर्फ का गलनांक 273.15 केल्विन, गलने की प्रक्रिया यानी ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, तो संगलन कहते हैं। याद रखिएगा, एक सेकंड। इसमें यहाँ तक देखिए, ठोस से द्रव अवस्था में बनने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, तो उसे हम संगलन कहते हैं। किसी ठोस की गलने की प्रक्रिया में तापमान समान रहता है, ऐसे में उसमें ऊर्जा, देखिए ये क्वेश्चन भी आपसे यहाँ पर पूछा हुआ है कि अभी जो आपने देखा, अभी आपने क्या देखा कि जो आपका आइस है, जो बर्फ है, वो क्या होता है, एक टाइम बाद आपको क्या बन जा रहा है, लिक्विड यानी कि पानी बन जा रहा है। तो उसे हम क्या कहते हैं, वह न्यूनतम ताप जिस पर क्या होता है, ठोस पिघलकर द्रव में आता है, उसे हम गलनांक कहते हैं। तो पूछेगा कि क्या उस समय आपका टेम्परेचर भी, तापमान में भी कोई परिवर्तन आता है, तो आप कहेंगे नहीं, तापमान में कोई परिवर्तन नहीं आता है। तो कह रहा है कि तो उष्मा जो आप तापमान दे रहे हैं, हीट दे रहे हैं, वहां उष्मा जा कहाँ रहा है। ठीक है, तो देखिए मान लेते हैं ये जो रहा आपका, मैंने कहा कि यहाँ पर क्या है, ये है आपका ठोस, यानी कि आपका ये सॉलिड है। ठीक है, और ये रहा आपका यहाँ पर न्यूनतम तापमान, जहां से ये क्या होता है, लिक्विड बनना शुरू हो जा रहा है, लिक्विड। और ये क्या रहा है, आपका गलनांक है। ठीक है, गलनांक है। तो यह कह रहा है कि किसी ठोस को गलने की प्रक्रिया में तापमान दिया था। अब इसमें क्या होता है, इस ठोस को आप टेम्परेचर देते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं, तो टेम्परेचर दे रहा है, तो इन ठोस के बीच आपने पढ़ा कि जो कण होते हैं वो बहुत पास पास होते हैं, उनके बीच एक बल होता है, जिस बल के कारण वो एक दूसरे को क्या होता है, पकड़े रहते हैं। तो आप टेम्परेचर दे रहे हैं इस ठोस को, तो वो क्या कर रहा है, उस बल को तोड़ने में पूरी की पूरी यहाँ पर उष्मा लगा दे रहा है। ठीक है, उस कण को दूर हटने के लिए। तो इसीलिए यहाँ पर टेम्परेचर में कोई परिवर्तन नहीं आता है। याद रखिएगा कि किसी ठोस के गलने की प्रक्रिया में तापमान जो होता है समान रहता है। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा हुआ है कि गलनांक, जैसे जो आपका ठोस से द्रव अवस्था बनने में जो टेम्परेचर आपने दिया, उस टेम्परेचर पर क्या प्रभाव पड़ता है, बढ़ता है, घटता है या फिर समान रहता है, तो याद रखिएगा समान रहता है। ठीक है, क्योंकि पूरी की पूरी ऊर्जा जो होता है इस ठोस के कणों को अलग करने में लगा देता है, इसीलिए टेम्परेचर जो होता है आपका समान रहता है। समझ गए, ये चीजें याद रखिएगा, ये वाला कि ठोस से द्रव की अवस्था में परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, संगलन कहते हैं। जब ठोस से द्रव अवस्था में जा रहा है, ठोस ठोस आपका आइस हो गया और द्रव आपका पानी हो गया, तो ठोस से द्रव अवस्था अगर कहे, ठोस से द्रव अवस्था में जाने को तो हम क्या कहते हैं, उसे संगलन कहते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ पर कह रहा है गलनांक पर पहुंचने के बाद जब तक संपूर्ण बर्फ पिघल नहीं जाती, तापमान बदलता है, तापमान जो होता है वो नहीं बदलता है। वही टेम्परेचर पर कोई परिवर्तन नहीं आता आपका ठोस से द्रव बनने में। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है कि तापमान में बिना किसी तरह की वृद्धि दर्शाए इस उष्मीय ऊर्जा को बर्फ अवशोषित कर लेती है। यह माना जाता है कि बीकर में ली गई सामग्री छुपी रहती है, इसे हम गुप्त उष्मा कहते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर आपको अलग से लिख दिया है कि गुप्त उष्मा किसे कहते हैं। गुप्त उष्मा वो है जिसमें टेम्परेचर आपका बिल्कुल सेम रहता है, टेम्परेचर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन अवस्था बदल जाता है। जैसे कि आपका ठोस से द्रव बन गया, गलनांक में क्या होता है, ठोस से क्या होता है, द्रव बन जाता है, लेकिन टेम्परेचर में कोई परिवर्तन नहीं आता है, टेम्परेचर सेम रहता है लेकिन आपका अवस्था चेंज होता है, उसे हम क्या कहते हैं, गुप्त उष्मा कहते हैं। और एक आप विशिष्ट उष्मा देखते होंगे, तो विशिष्ट उष्मा में क्या होता है कि टेम्परेचर चेंज नहीं, टेम्परेचर जो होता है वो चेंज हो जाता है। विशिष्ट उष्मा में टेम्परेचर चेंज हो जाता है लेकिन अवस्था नहीं बदलता है। ठीक है, तो वो होता है आपका विशिष्ट उष्मा। चलिए आगे देखिए, हम लोग कहाँ थे, यहाँ।
तो यहाँ कह रहा है कि यह माना जाता है कि बीकर में ली गई सामग्री छुपी रहती है, जिसे हम गुप्त उष्मा कहते हैं। गुप्त उष्मा में याद रखिएगा टेम्परेचर में चेंज नहीं होता है, अवस्था बदलता है। यहाँ कह रहा है कि यहाँ गुप्त का अभिप्राय छुपी हुई से वायुमंडलीय दाब पर 1 केजी ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे हम संगलन की प्रस्तुत उष्मा कहते हैं। अब मान लेते हैं आपके पास कह रहा है कि ये लो 1 केजी ठोस, 1 केजी सॉलिड लो, और इसे क्या कह रहा है कि वायुमंडलीय दाब पर 1 केजी ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए। अब इसको कह रहा है कि इसको टेम्परेचर दो, ठीक है, और इसको क्या करना है, इसको मतलब यहाँ पर कह रहा है गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी आपको यहाँ पर उष्मा देना पड़े उसे ही हम क्या कहते हैं, उसे हम प्रस्तुत उष्मा कहते हैं। यानी कहने का मतलब है कि जो 1 केजी आपको ठोस मिला है, ठीक है, 1 केजी ठोस मिला, अब 1 केजी ठोस को सॉलिड बनाने के लिए जितनी आपको उष्मा की जरूरत है उसे ही हम क्या कहते हैं, संगलन की प्रस्तुत उष्मा कहते हैं। यानी कि ठोस से क्या होता है, द्रव बनता है, ठोस से द्रव बनने की प्रक्रिया को हम संगलन कहते हैं, और जो उष्मा दिया जा रहा है उसे हम प्रस्तुत उष्मा कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ कह रहा है कि अर्थात 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन पर जल के कणों की ऊर्जा उसी तापमान पर बर्फ के कणों की ऊर्जा से अधिक होती है। ये लाइन भी आपके एग्जाम में पूछा हुआ है। तो देखिए यहाँ पर आप समझिएगा, यहाँ पर कह रहा है कि 0 डिग्री सेल्सियस या फिर हम 273 केल्विन की बात करें तो जल के कणों की ऊर्जा उसी तापमान पर बर्फ के कणों की ऊर्जा से अधिक होगी। देखिए यहाँ पर आपका बर्फ था, यहाँ पर क्या था, यहाँ पर आपका बर्फ है, और ये बर्फ क्या होता है, न्यूनतम तापमान पर गल कर ये क्या होता है, ये द्रव बन गया। ठीक है, ये क्या होता है, ये द्रव बन गया। अब पूछ रहा है जल की कणों की ऊर्जा उसी तापमान पर, हाँ, अब मान लेते बर्फ को आपने यहाँ पर टेम्परेचर देना शुरू कर दिया, तो पूछ रहा है कि सबसे ज्यादा ऊर्जा किसमें होगा। तो आप देखिए इसमें टेम्परेचर दे रहे हैं, टेम्परेचर दे रहे हैं, तो बर्फ क्या होता है, पिघल कर द्रव बन जाए, तो द्रव में ही सारी की सारी ऊर्जा क्या होता है, इसी द्रव में चला गया है। ठीक है, एक और भी आपको देखने को आगे मिलेगा कि द्रव जो होता है भाप में बदलेगा। द्रव क्या होता है, जो आपसे, अच्छा इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे, इसी में है, इसी चैप्टर में आगे देखेंगे। तो याद रखिएगा, यह कह रहा है, ये क्वेश्चन आया था आपसे कि जल के कणों की ऊर्जा उसी तापमान पर बर्फ के कणों की ऊर्जा से अधिक होता है। जो इसकी ऊर्जा होती है ये बर्फ से अधिक होगी इस द्रव की। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यह कह रहा है कि जल में उसमें ऊर्जा देते हैं तो कण अधिक तेजी से गति करते हैं। एक निश्चित तापमान पर पहुंचकर कणों में इतनी ऊर्जा आती है कि वे परस्पर आकर्षण बल को तोड़कर स्वतंत्र हो जाते हैं और इस तापमान पर द्रव गैस में बदलना शुरू हो जाता है। वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है उसे हम क्या कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं। ठीक है, अब देखिए क्वथनांक के लिए कितना होना चाहिए, तो क्वथनांक के लिए आपको 100 डिग्री सेल्सियस या फिर 373 केल्विन होना चाहिए। चलिए इसको अब समझते हैं, देखिए इसको यहाँ समझते हैं। मान लेते हैं आपके पास एक कोई ठोस है, आपके पास ठोस है, आप यहाँ से टेम्परेचर देना शुरू किए। ठीक है, टेम्परेचर दे रहे हैं, और ये ठोस क्या होता है, एक टाइम यहाँ पर जो आपका गलनांक है, यहाँ पर आपका गलनांक है, एक टाइम बाद क्या होता है, एक टाइम बाद ये आपका द्रव बन गया। ठीक है, फिर आप इस द्रव को भी आप टेम्परेचर दे रहे हैं, टेम्परेचर इसको भी दे रहे हैं। अब ये क्या कर रहा है, एक टाइम बाद ये क्या बन रहा है, ये आपका भाप बन जा रहा है, भाप बन जा रहा है, यानी कि द्रव क्या होता है, एक टाइम बाद भाप बन रहा है। और यहाँ जो होता है ये वाला को हम क्या कहते हैं, यहाँ पर आपका क्वथनांक हो जाएगा, क्वथनांक। ठीक है, वही कह रहा है अगलनांक किसे कहते हैं और क्वथनांक किसे कहते हैं, समझ लीजिएगा। वह न्यूनतम तापक्रम जिस पर ठोस क्या होता है, द्रव में बदलने लगे उसे हम गलनांक कहते हैं, और वह न्यूनतम तापक्रम जिस पर द्रव क्या है, भाप में बदलने लगे तो उसे हम क्वथनांक कहते हैं। ठीक है, द्रव कितने पर बदलेगा, तो द्रव आपका 0 डिग्री सेल्सियस या फिर 273 केल्विन पर बदलेगा। ठीक, और जो क्वथनांक है ये द्रव भाप में कब बदलेगा, तो ये आपका 100 डिग्री सेल्सियस या फिर इसमें आप क्या करेंगे, 273 जोड़िए 100 में, तो ये हो जाएगा 373। ठीक है, 373 डिग्री क्या हो जाएगा, केल्विन, सॉरी यहाँ पर डिग्री नहीं होगा, केल्विन में डिग्री नहीं होता। ठीक है, तो 373 केल्विन, 373 केल्विन पर ये क्या हो जाएगा, भाप बन जाएगा। यही बात कर रहा है कि अगर आप किसी ठोस को तापमान दे रहे हैं तो वह न्यूनतम तापक्रम जिस पर क्या होता है, द्रव आपका वह न्यूनतम तापक्रम जिस पर आपका ठोस द्रव में बदल जाए तो उसे हम गलनांक कहते हैं, और वह न्यूनतम तापक्रम जिस पर द्रव जो होता है एक टाइम बाद आपका भाप में बदलने लगे उसे हम क्वथनांक कहते हैं। क्वथनांक के लिए जल आप जो क्वथनांक होगा उसका 100 डिग्री सेल्सियस होगा और 373 केल्विन होगा, और जो गलनांक होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस और 273
केल्विन होगा। ठीक है, इस चीज को आप लोग नोट कर लीजिएगा। देखिए वही बात यहाँ पर क्या कह रहा है कि जल में उसमें ऊर्जा देते हैं तो कण जो होता है तेजी से गति करते हैं। एक निश्चित तापक्रम पर पहुंचकर कणों में इतनी ऊर्जा आ जाती है कि वे परस्पर आकर्षण बल को तोड़कर स्वतंत्र रूप से इस तापक्रम पर द्रव गैस में बदलना शुरू हो जाता है। वायुमंडलीय दाब का वह तापक्रम जिस पर द्रव उबलने लगता है उसे हम क्या कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं। और उबलेगा कितने पर, तो 373 केल्विन कहिए या फिर आपका 100 डिग्री सेल्सियस कहिए। ठीक है, मान लेते हैं 100 डिग्री सेल्सियस पर आपका जल उबल रहा है, यानी कि उबल कर भाप बन रहा है। तो हमें सेल्सियस से पूछ रहा है कि कितने केल्विन पे उबलेगा। तो हम क्या करेंगे, सेल्सियस से केल्विन में जाने के लिए हम क्या बताए थे कि 273 ऐड करो तो ये क्या हो जाएगा, 373 हो जाएगा। ठीक है, तो इसी 373 कहिए या फिर 100 डिग्री सेल्सियस के, 373 केल्विन कहिए या 100 डिग्री सेल्सियस के, दोनों बात बराबर है। ठीक है, चलिए आगे देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है। यह कह रहा है 373 केल्विन या फिर 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर भाप अर्थात वाष्प के कणों में उसी तापमान पर पानी के कणों की अपेक्षाकृत अधिक होता है। अब देखिए यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछता है, आपने कभी सुना है कि अगर आपका हाथ भाप से जलता है तो ज्यादा जलन होगा या फिर खौलते पानी से? ठीक, तो आप क्या कहेंगे कि जब हमारा हाथ भाप से जलता है तो हमें ज्यादा जलन महसूस होता है खौलते हुए पानी से। क्योंकि देखिए जो द्रव है वह न्यूनतम तापक्रम जिस पर द्रव जो होता है उबलने लगता है और उबल कर क्या होता है, भाप बन जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या हो रहा है, इसको टेम्परेचर दे रहे हैं। ठीक है, और ये द्रव क्या कर रहा है, इनके बीच ये जो अणु होते हैं वो थोड़ा दूर दूर होते हैं, लेकिन भाई उतने भी ये दूर नहीं होता है। तो आप इसको टेम्परेचर दे रहे हैं तो ये टेम्परेचर क्या कर रहा है, इन अणुओं को एक अणु से दूसरी अणु में यानी कि स्वतंत्र कर रहा है, यानी कि इनके बीच का जो बंधन है उसको दूर कर रहा है, तोड़ रहा है, जो टेम्परेचर दे रहा है। तो एक टाइम बाद ये सारा टेम्परेचर किस में जाएगा, भाप में चला जाएगा। इसीलिए आपका भाप से हाथ जल्दी जलता है खौलते हुए पानी की अपेक्षा। वही बात यहाँ पर कह रहा है, याद रखिएगा कि तापमान पर भाप अर्थात वाष्प के कणों में उसी तापमान पर पानी के कणों की अपेक्षाकृत अधिक ऊर्जा होती है, यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस या फिर 373 डिग्री केल्विन पर आपको जो भाप है उसमें ज्यादा आपका ऊर्जा दिखने को मिलेगा। ठीक है, जैसे कि आप पानी में देख रहे थे वहां पर ठोस और द्रव में, कि द्रव में आपको ज्यादा देखने को मिल रहा था, उसी तरह यहाँ पर भाप में ज्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, ऐसा इसलिए क्योंकि भाप के कणों ने वाष्पीकरण की गुप्त उष्मा के रूप में अतिरिक्त उष्मा क्या कर ली है, अवशोषित कर ली है। यानी कि यहाँ पर भी क्या हुआ, यहाँ पर भी टेम्परेचर आपका टेम्परेचर में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। ठीक है, ये पूरी की पूरी टेम्परेचर कहाँ चल जा रही है, तो ये गुप्त उष्मा के रूप में कहाँ जा रही है, यह भाप के पास चली जा रही है। अभी आपने क्या पढ़ा, गुप्त उष्मा की टेम्परेचर सेम रहेगा लेकिन क्या होता है, अवस्था चेंज हो जाएगा। यानी कि आपका द्रव से भाप बन गया लेकिन टेम्परेचर सेम रहा। ठीक है, और ये पूरी की पूरी टेम्परेचर जो कहाँ चली जा रही है, तो यही आपका भाप के कणों के पास चली जा रही है। इसीलिए भाप से अगर व्यक्ति जलता है तो वो ज्यादा उसको जलन महसूस होता है, ज्यादा जलता है खौलते हुए पानी की अपेक्षा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको क्या कह रहा है, यहाँ कह रहा है कि जब आप ठोस अवस्था में कोई चीज है उसको आप टेम्परेचर दे रहे हैं, उष्मा दे रहे हैं, तो वो द्रव बन जाएगा, और द्रव को भी और उष्मा देंगे तो ये गैस बन जाएगा। ठीक है, गैसीय अवस्था में आ जाएगा, और फिर इस गैस को आप ठंडा करेंगे बहुत ज्यादा तो ये क्या होता है, फिर से द्रव में आ जाएगा, और फिर इस द्रव को ठंडा करेंगे तो फिर से ये क्या हो जाएगा, ठोस में आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए जो द्रव है, द्रव से आपका ये सॉरी ठोस से द्रव बनने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, यहाँ पर गलनांक कहते हैं। प्रक्रिया नहीं, मतलब वो न्यूनतम तापक्रम जो आप ताप देते हैं उसको गलनांक कहते हैं, और द्रव से वो न्यूनतम तापक्रम देते हैं जिस पर वो गैस बन जाता है उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग यहाँ पर क्वथनांक कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए हम यहाँ पर क्या कर रहा है कि हम यह कह सकते हैं कि तापमान बदलकर हम पदार्थ की एक अवस्था से दूसरी अवस्था को बदल सकते हैं, यानी पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में हम बदल सकते हैं, किसको, तो तापमान देकर। तो याद रखिएगा टेम्परेचर आपको महत्वपूर्ण है आपकी अवस्था बदलने के लिए पदार्थ की। ठीक है, आगे देखिए क्या कर रहा है कि हमने सीखा कि गर्म करने पर पदार्थ की अवस्था बदल जाती है, गर्म होने पर यह ठोस से द्रव और द्रव से गैस बन जाता है। लेकिन कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस में और फिर वापस जो होता है ठोस से जो गैस से फिर आपको ठोस में बदल जाते हैं। यहाँ पर देखिए इसके बारे में भी कहा गया है, जैसे कि आपका कपूर है, कपूर को आज तक आपने सॉलिड से आपने लिक्विड में देखा है क्या? आप कहेंगे नहीं। कपूर जो होता है वो क्या होता है, मान लेते हैं यहाँ पर कपूर रखा हुआ है, कुछ टाइम बाद देखेंगे तो कपूर गायब हो जाएगा।
कपूर क्या हो जाए, उड़ जाएगा, यानी कि ठोस कपूर क्या है, ठोस अवस्था में। और डायरेक्ट थ्रोट से बिना लिक्विड में आए हुए ये डायरेक्ट क्या होता है, भाप बनकर उड़ जाता है। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम ऊर्ध्वापातन कहते हैं। ठीक है, और देखिए कोई चीज है कि जो भाप से फिर से बिना आपका द्रव में आए हुए हैं डायरेक्ट ठोस में आ जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, निक्षेपण कहते हैं। इस चीज को याद रखिएगा। देखिए यहाँ कहने का मतलब है कि द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ही ठोस अवस्था से सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया को हम ऊर्ध्वापातन कहते हैं। यानी कि ठोस, जो ठोस से डायरेक्ट आपका मतलब गैस में चला जा रहा है बिना द्रव अवस्था में आए ही, तो उसे हम क्या करते हैं, ऊर्ध्वापातन कहते हैं। और फिर गैस से डायरेक्ट ठोस अवस्था में आ जा रहा है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम निक्षेपण कहते हैं। कपूर को आप याद रख सकते हैं, नेपथलीन की गोली हो सकती है। नेपथलीन की गोली कपड़ा में रखते रखते बिना लिक्विड हुए ही डायरेक्ट गैस बनकर उड़ जाता है। कपूर है, आप लाए हैं पूजा करने के लिए, और 5 मिनट छोड़ दीजिए, कपूर आपका गैस बन के उड़ जाएगा। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, ऊर्ध्वापातन कहते हैं। और गैस से सीधे आपका ठोस में आए तो उसे हम क्या कहते हैं, निक्षेपण कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर कह रहा है कि अभी तक आपने क्या देखा, तापमान में परिवर्तन। अब देखिए कि आप दाब में परिवर्तन करके भी पदार्थ की अवस्था को बदल सकते हैं, तो ये कहेगा हाँ। अब देखिए कैसे। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि दाब बढ़ने पर पदार्थ के कणों को समीप लाया जा सकता है। दाब बढ़ाने पर मान लेते हैं पदार्थ के कण यहाँ है, गैस की बात करें तो गैस में देखे ना पदार्थ के कण कितने दूर दूर तक थे, तो हम क्या कर रहे हैं ना कि दाब बढ़ा दे, चारों बगल से हम प्रेशर देकर इसको चिप दे। ठीक है, चिप दे तो ये पदार्थ के कण क्या होता है, पास आना शुरू कर देंगे। पास आना क्या होता है, शुरू कर देंगे। पास आना शुरू कर देंगे, तो यही देखिए क्या कर रहा है आगे। यहाँ देखिए इसमें क्या है, इसमें देखिए यहाँ पर क्या होता है, पदार्थ के कण दूर दूर है। अब क्या कर रहा है कि यहाँ पर आप प्रेशर दीजिए, यहाँ से प्रेशर दो चिपो, तो ये देखिए कितने पास आ गए। और प्रेशर दो ऊपर से, और प्रेशर दो, देखिए कितने पास आ गए इसके कण। ठीक है, तो वही देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि दाब के बढ़ने और तापमान घटने से द्रव गैस में बदल जाती है। आपने क्या पढ़ा कि जब आप किसी चीज को तापमान देते हैं तो उसके कण क्या करते हैं, गतिशील हो जाते हैं और वो दूर दूर होने लगते हैं। और हम तापमान ही कम करें, तापमान कम करेंगे तो ये जो आपका दूर दूर हो रहा है ये क्या हो जाएगा, पास आना शुरू हो जाएगा। तापमान कम कर देंगे तो, और साथ ही साथ इसको दाब दे दें और ऊपर से हम दबाव लगा दें, तो जितने भी कण जो गैस के या फिर किसी पदार्थ के कण है वो क्या होता है, पास आना शुरू हो जाएंगे, जैसा कि आप इस फिगर में देख रहे हैं। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, क्या आपने ठोस कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में सुना है, ये क्वेश्चन भी आपके टीआरई में पूछा हुआ है, टीजीटी में। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि क्या आपने ठोस कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में सुना है, इसे उच्च दाब पर संग्रहित किया जाता है। जब वायुमंडलीय दाब 1 एटमॉस्फेयर हो तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड द्रव अवस्था में आए बिना ही सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, याद रखिएगा जो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है ये भी क्या होता है कि बिना द्रव अवस्था में आए हुए ही सीधे आपका 1 एटमॉस्फेयर हो, जब वायुमंडलीय दाब आपका 1 एटमॉस्फेयर हो तो उसमें क्या होता है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड द्रव अवस्था में आए बिना ही ये क्या होता है, सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है। यही कारण है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग क्या कहते हैं, शुष्क बर्फ कहते हैं। तो याद रखिएगा शुष्क बर्फ किसे कहते हैं, तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। ये क्वेश्चन आपसे तुरंत इसी टीआरई में पूछा हुआ है, टीआरई 3 में। आपका शुष्क बर्फ कौन है, तो आपका याद रखिएगा ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है, जो आपका सीधे ठोस से आपका गैस में चला जा रहा है बिना द्रव में जाए हुए। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि पदार्थ की अवस्था यानी कि ठोस द्रव गैस दाब और तापमान के द्वारा तय होती है। याद रखिएगा अगर हम प्रेशर देकर भी हम क्या करते हैं, प्रेशर देकर भी हम उसकी अवस्था को बदल सकते हैं और टेम्परेचर देकर भी हम उसकी अवस्था को बदल सकते हैं। देखिए कैसे, ये फिगर से आप समझेंगे। यहाँ पर देखिए ठोस से द्रव बनाना है, ठोस से द्रव बनाना है तो उसे हम क्या कहते हैं, संलग्न कहते हैं। प्रक्रिया, ठोस से द्रव बनने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, संलग्न कहते हैं। और मान लेते हैं द्रव से ठोस बनाना है, पानी लीजिए और फ्रिज में डाल दीजिए बर्फ बनाने के लिए, तो उसे क्या कहते हैं, जमना कहते हैं, यानी कि जम गया। ठीक है, अब देखिए कह रहा है द्रव से गैस बनाइए। मान लेते हैं आपका समुद्र में पानी है, द्रव है और वो वाष्पीकृत हो रहा है, गैस बन रहा है, तो उसको हम क्या करेंगे, वाष्पीकरण कहते हैं। तो जब द्रव से आपको गैस बनाना है तो वहां पर क्या हो जाएगा, वाष्पीकरण होगा। अब मान लेते हैं पानी आपका वाष्पित होकर ऊपर आकाश में चला गया, अब वो पानी क्या होगा, फिर से द्रव बनेगा, यानी कि बादल के बूंदे बनेगा, तो उसको हम क्या कहते हैं, संघनन कहते हैं। याद आया कुछ, तो वही है, अगर आप द्रव से गैस बनाते हैं तो उसको वाष्पीकरण कहते हैं, और फिर गैस से क्या बनाते हैं, फिर से द्रव बनाते हैं,
जो पानी की बूंदे वाष्पित होकर आकाश में गई है वो बादल बन जाता है, यानी कि पानी की बूंदे आपका फिर लिक्विड का रूप ले लेता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, संघनन कहते हैं। ठीक, अभी आपने क्या पढ़ा कि ठोस से बिना द्रव अवस्था में आए हुए ही गैस में परिवर्तित हो जाता है, तो हम क्या कहते हैं, ऊर्ध्वापातन कहते हैं, और कपूर ऊर्ध्वापातन का एग्जाम्पल है। इसके बाद देखिए, गैस से बिना द्रव अवस्था में आए हुए डायरेक्ट ठोस बन जा रहा है, तो उसे हम क्या कहते हैं, निक्षेपण कहते हैं। तो ये चीजें आप यहाँ पर याद रखिएगा। फिर आप याद रखिएगा कि ठोस, यहाँ पर कह रहा है कि आप ठोस को टेम्परेचर दे रहे हैं, और वह न्यूनतम टेम्परेचर जिसमें ठोस क्या होता है, द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है, उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम यहाँ पर गलनांक कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, गलनांक कहते हैं। और वह न्यूनतम तापक्रम जिस पर द्रव जो होता है गैसीय अवस्था में आने लगता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, तो क्वथनांक कहते हैं। तो ये चीजें आप मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद कर लीजिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है वाष्पीकरण। वाष्पीकरण किसे कहते हैं, तो देखिए, जल को खुला छोड़ देने पर धीरे धीरे वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। इसको हम कहाँ से पढ़ते हैं, शुरू से देख लेते हैं वाष्पीकरण को। देखिए, पदार्थ की अवस्था बदलने के लिए क्या सदैव ऊष्मा देना या दाब बदलना आवश्यक है? क्या आपने दैनिक जीवन में आप ऐसा कोई उदाहरण दे सकते हैं जिसे बिना क्वथनांक पर पहुंचे हुए ही कोई द्रव वाष्प में बदल जाए? जल को खुला छोड़ देने पर यह धीरे धीरे क्या होता है, वाष्प में परिवर्तित होता है। मान लेते हैं आप कहीं जल रख दिए, छत पर रख दिए, पानी है इसमें, तो आप शाम को देखेंगे तो पानी घट के आधा हो गया होगा। क्यों? क्योंकि ये जल जो होता है वाष्पीकृत हो रहा है। क्या हो रहा है, वाष्पीकृत हो रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि पदार्थ के कण हमेशा गतिशील होते हैं, कभी रुकते नहीं। एक निश्चित तापमान पर गैस, द्रव या ठोस के कणों में विभिन्न मात्रा में गतिज ऊर्जा होती है। द्रव के सतह पर स्थित कणों के कुछ अंश इतनी गतिज ऊर्जा होती है कि वे दूसरे कणों को आकर्षण बल से मुक्त हो जाता है। क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्पीकरण, वाष्प में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। अब देखिए इसको हम समझेंगे कैसे, यहाँ पर समझते हैं। देखिए, ये रहा आपका ठोस, ये रहा ठोस। आपने क्या पढ़ा कि ठोस से जो आपका द्रव है, ठोस से द्रव बदलने में कितना डिग्री पे बदल रहा है, जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर यहाँ पर 273 केल्विन। ठीक है, और द्रव से यहाँ पर क्या बन रहा है, भाप। द्रव से भाप बन रहा है, ये कितना पर बन रहा था, 100 डिग्री सेल्सियस, बार बार सेंटीग्रेड आ जा रहा है मुंह से। ये देखिए 100 डिग्री, यहाँ पर 100 डिग्री सेल्सियस से लेकर 373 केल्विन। ठीक है, अब देखिए वाष्पीकरण कहाँ होता है, तो वाष्पीकरण आपका यहाँ होता है, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर 100 डिग्री सेल्सियस के बीच में, यानी कि भाप बनने से पहले क्या होता है, वाष्पीकृत होता है। तो यहाँ पर आपका 100 डिग्री सेल्सियस और 0 डिग्री सेल्सियस के बीच में वाष्पीकरण होता है। ठीक है, वह न्यूनतम तापक्रम जिस पर क्या होता है, द्रव भाप बनने लगे, उसे हम क्वथनांक कहते हैं, और क्वथनांक से ठीक पहले क्या होता है, वाष्पीकरण होता है। तो वही यहाँ पर देखिए कह रहा है, वही यहाँ पर क्या कह रहा है कि क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, वाष्पीकरण कहते हैं। ठीक है, क्वथनांक का तापक्रम कितना था, तो आपका 100 डिग्री सेल्सियस या फिर 373 केल्विन था, और इससे कम तापमान पर क्या होता है, वाष्पीकरण की प्रक्रिया होती है। समझ गए यहाँ तक? अब यहाँ पर कह रहा है कि वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक, क्या वाष्पीकरण को भी प्रभावित करने वाले कारक है, तो आप कहेंगे हाँ, वाष्पीकरण को भी प्रभावित करने वाला कारक है। देखिए, सतह क्षेत्रफल बढ़ने पर, मान लेते हैं आप छत पर कपड़ा पसारने को और अपना कपड़ा ऐसे लपेट कर रख दिए, तो क्या ये जल्दी से वाष्पीकृत होकर इसका पानी ये कपड़ा सूखेगा, तो आप कहेंगे नहीं। आप क्या करेंगे, आज आप इस कपड़ा को पूरी तरह से पूरा सतह लेकर इसको अच्छा से पसारेंगे, तो ये जिस कपड़ा में जितना पानी होगा, ये क्या होता है, वाष्पीकृत हो जाएगा और ये कपड़ा जल्दी सूख जाएगा। तो वही कह रहा है कि सतह क्षेत्रफल बढ़ाने पर वाष्पीकरण की दर क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। यहाँ कह रहा है कि हम जानते हैं कि वाष्पीकरण एक सतही प्रक्रिया है, और सतही क्षेत्र बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। जैसे कपड़े सुखाने के लिए हम उन्हें फैला देते हैं, तो इसीलिए क्या होता है, वाष्पीकरण जल्दी होता है, आपका कपड़ा जल्दी सूख जाता है। तो वाष्पीकरण के लिए क्या होता है, एक चीज आपका ये है, सतह क्षेत्रफल बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर तेज हो जाती है। दूसरा देखिए, तापमान में वृद्धि। मान लेते हैं आज छत पर कपड़ा सुखाने गए और पूरा मतलब भयंकर धूप आया हुआ है, तापमान ज्यादा है, हीट ज्यादा है, तो आपका कपड़ा क्या हो जाएगा, बहुत जल्दी सूख जाता है। वही कह रहा है, तापमान बढ़ने पर अधिक कणों के पर्याप्त गतिज ऊर्जा मिल जाती है, जिससे वो क्या होता है, वाष्पीकृत हो जाते हैं। अब देखिए आर्द्रता में कमी, आर्द्रता में कमी की बात करते हैं। मान लेते हैं आज बारिश का मौसम है, पूरा आर्द्रता है, यानी कि पूरा नमी है, तो आप उस समय कपड़ा छत पर डालने जाए, तो क्या आपका कपड़ा जल्दी सूखता है, नहीं। क्यों नहीं सूखता है, क्योंकि पूरे वायु में क्या है, नमी है, और तो नमी होने के कारण वाष्पीकरण होगा ही नहीं। तो वही यहाँ पर कह रहा है कि आर्द्रता में कमी,
वायु में विद्यमान जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। किसी निश्चित तापमान पर हमारे आसपास के वायु में एक निश्चित मात्रा में जलवाष्प होता है। जब वायु में जल कणों की मात्रा पहले से अधिक होता है तो वाष्पीकरण की दर क्या हो जाती है? घट जाती है। यानी कि आर्द्रता में कमी हो गई तो वाष्पीकरण की दर क्या हो जाएगी? घट जाएगी। ठीक है। आगे देखिए यहाँ पर कह रहा है कि वायु की गति। अब मान लेते हैं छत पर आप कपड़ा सुखाने गए फिर से और इस बार बहुत तेज वायु चल रहा है। आप उसमें कपड़ा जात कर आ गए, तुरंत आपका कपड़ा सूख जाएगा क्योंकि वायु की गति के कारण भी क्या होता है? वाष्पीकरण तेज होता है। कह रहा है कि वायु की तेज होने से जलवाष्प के कण वायु के साथ उड़ जाते हैं, जिससे आसपास के जो जलवाष्प की मात्रा क्या होती है? घट जाती है। तो वायु के तेज वायु रहेगा तो आपका कपड़ा जल्दी सूख जाएगा यानी कि वाष्पीकरण की दर ज्यादा होगी। तो किसके किसके साथ होगा? सबसे पहले आपको सतह क्षेत्रफल ज्यादा रहेगा तो वाष्पीकरण तेज होगा, तापमान ज्यादा रहेगा तो वाष्पीकरण तेज होगा, आर्द्रता में कमी रहेगी तो वाष्पीकरण भी होगा। आर्द्रता में कमी यानी कि नमी, वायुमंडल में नमी कम रहेगी तो वाष्पीकरण ज्यादा होगा। ठीक है। इसके बाद कह रहा है कि वायु की गति आपका तेज रहेगी तो वाष्पीकरण ज्यादा होगा। ठीक है। यही आपको प्रभावित करने वाले 4 कारक है, इसे याद कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे आती है। देखिए यहाँ कह रहा है कि खुले हुए बर्तन में रखे द्रव में निरंतर वाष्पीकरण होता है। वाष्पीकरण के दौरान कम हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए द्रव के कण अपने आसपास की ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं। इस तरह आसपास से ऊर्जा अवशोषित होने के कारण शीतलता प्राप्त होती है। देखिए मान लेते हैं आप गर्मी के दिन में छत छत पर सोने गए हैं। छत का जो ये सतह है बहुत जल रहा है तो आप क्या करेंगे? इस पर ठंडा पानी छिड़क देंगे। ठीक है। तो ठंडा पानी जैसे ही छिड़केंगे तो यहाँ पर जो उष्मा है ना, ये क्या करती है? ये ठंडा पानी आसपास की जितनी उष्मा है उसको लेकर क्या होते हैं? वाष्पीकृत हो जाती है। जैसे ही यह आसपास की जितनी उष्मा को लेकर ये वाष्पीकृत हो जाएगी तो आसपास का जो क्षेत्र है ये क्या हो जाएगा? ठंडा हो जाता है। तो यही यहाँ पर बात कर रहा है कि खुले हुए बर्तन में रखे द्रव में निरंतर वाष्पीकरण होता है। वाष्पीकरण के दौरान कम हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए द्रव के कण अपने आसपास से ऊर्जा क्या कर लेते हैं? अवशोषित कर लेते हैं। ठीक है। इस तरह आसपास से ऊर्जा अवशोषित करने के कारण शीतलता आती है। अभी इस पर छत पर आप ठंडा पानी डालें तो ये भी अपने आसपास की जो उष्मा होती है उसको लेकर वाष्पीकृत हो जाएगा और यहाँ का क्षेत्रफल आपको ठंडा हो जाएगा। यहाँ देखिए यहाँ पर कह रहा है कि जब आप एसीटोन नाखूनों को पॉलिश करने वाले द्रव अपने हथेली पर गिराते हैं तो क्या होता है? तो ये कण हथेली या उसके आसपास से ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं और वाष्पीकृत हो जाते हैं और हथेली शीतलता महसूस होती है। मान लेते हैं ये आपका हाथ है और इस पर आपका जो नल पॉलिश छुड़ाने वाला जो होता है एसीटोन होता है वो आपके हाथों पर गिरा। तो देखते हैं झंझनाहट टाइप का थोड़ा सा महसूस होता है, ठंडा लगता है बिल्कुल। तो ये क्या करता है ना कि इसके आसपास से ऊर्जा को ले लेता है। ठीक है। हथेली पर और ऊर्जा लेकर वाष्पीकृत हो जाता है। इसीलिए यहाँ आसपास की हवा क्या हो गई? खाली हो गई। तो यहाँ जो था आपको ठंडक महसूस होता है। ठीक है। समझ गए? अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि तेज धूप वाले गर्म दिन के बाद लोग अपनी छत पर वही है खुले स्थान पर जल का छिड़काव करते हैं क्योंकि जल के वाष्पीकरण की गुप्त उष्मा गर्म सतह को शीतलता बनाती है। जो मैंने आपको समझाया वही आपको बुक के लैंग्वेज में यहाँ पर दिया हुआ है। आगे देखिए यहाँ पर कह रहा है कि गर्मियों में हमें सूती कपड़े क्यों पहनने चाहिए। तो देखिए शारीरिक प्रक्रिया के कारण गर्मियों में हमें ज्यादा पसीना आता है जिससे हमें शीतलता मिलती है। जिसको जितना ज्यादा पसीना आएगा उसको उतना ही शीतलता मिलेगी। कैसे? तो देखिए वाष्पीकरण के दौरान द्रव के कण हमारे शरीर या आसपास से ऊर्जा प्राप्त करके वाष्प में बदल जाते हैं। वाष्पीकरण की प्रसुप्त उष्मा के बराबर उसमें ऊर्जा हमारे शरीर से अवशोषित होती है जिससे हमारा शरीर शीतल होता है। मान लेते हैं आपके शरीर पर बहुत ज्यादा पसीना हुआ है। ठीक है। अब पसीना हुआ है, आप किसी पंखा के सामने जाएंगे ना, तेज हवा हो गया तो आपका सारा पसीना वो सोख लेगा और आपके आसपास जितने और भी उष्मा है ना उसको भी लेकर वाष्पित हो जाएगा। जैसे ही आपके आसपास की उष्मा को लेकर ये वाष्पीकृत हुआ तो आपके जो शरीर है वहां पर क्या होता है? ठंडक महसूस हो जाएगा। ठीक है। यही बात है कि आपका गर्मी के दिन में पसीना आने पर भी आपको ठंडा महसूस होता है। यहाँ देखिए कह रहा है कि चूंकि सूती कपड़ों में जल का अवशोषण अधिक होता है, इसीलिए हमारा पसीना इससे अवशोषित होकर वायुमंडल में आसानी से वाष्पीकृत हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए ये कह रहा है कि बर्फीले जल से भरे गिलास से बाहरी सतह पर जल की बूंदें क्यों नजर आती हैं। मान लेते हैं आप फ्रिज से ठंडा पानी का बोतल निकाले। ठीक है। कुछ टाइम बाद देखेंगे तो इसमें से पानी चूता हुआ बाहर से आपको नजर आएगा। क्यों नजर आएगा? क्योंकि जो ये हमारा वायुमंडल है, हमारे वायुमंडल में भी नमी पाई जाती है। नमी होती है, हवाओं में नमी होती है। ये हवाएं जो होता है इसके संपर्क में आती है। जैसे ही इसके संपर्क में आएगी तो ये क्या होता है? ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, वायु में उपस्थित जलवाष्प की ऊंची ठंडे पानी के संपर्क में आकर क्या होता है? कम होता है और ये द्रव अवस्था में बदल जाता है जो हमें जल की बूंदों के रूप में क्या होता है? नजर आता है। अब देखिए यहाँ पर वही बात है, जैसे ही आप फ्रिज से बोतल निकालें
ठीक है। और जो हमारे वायुमंडल में जो आपकी हवाएं हैं जिसमें क्या होता है नमी है, ये नमी क्या होता है, ये ठंडे पानी के संपर्क में आएगा। जैसे ही इस ठंडे पानी के संपर्क में आएगा तो ये जो होता है नमी, ये क्या होता है, ये द्रव बनकर यहाँ इस बोतल पर टपकने लगता है। ठीक है, तो ये है, यहाँ तक आप समझ गए। चलिए, ये वाला जो चैप्टर है आपका पहला चैप्टर है, 9th क्लास का पहला चैप्टर आपका यहाँ पर समाप्त होता है। आपने क्या सीखा एक बार इसको भी देख लीजिए, क्योंकि वन लाइनर में क्वेश्चन पूछता है। यहाँ कह रहा है कि हमारे आसपास द्रव 3 अवस्था में मौजूद होता है, ठोस, द्रव और गैस। द्रव के कणों का आकर्षण द्रव के कणों में आकर्षण बल सबसे अधिक होता है, गैस के कणों का आकर्षण बल कम और द्रव के कणों के बीच इन दोनों का मतलब देखिए, आकर्षण बल की बात करें तो ये है आपका ठोस, और देखिए इनके बीच जो होता है कणों के बीच क्या होता है, आकर्षण बल ज्यादा होता है। आकर्षण बल ज्यादा होने के कारण इनके बीच रिक्त स्थान नहीं पाया जाता है। तो सबसे ज्यादा आकर्षण बल किसके बीच होता है, तो सबसे ज्यादा आकर्षण बल आपका ठोस के बीच होता है, और सबसे कम आकर्षण बल गैस के बीच में होता है, क्योंकि गैस के अणु जो होता है बहुत दूर दूर होते हैं, तो इनके बीच आकर्षण बल कम होता है, और द्रव तो बीच में आ जाएगा। ठीक है, वही बात है। यहाँ कह रहा है कि ठोस के कणों में ठोस को निहित करने वाली कणों के बीच की रिक्त स्थान और गतिज ऊर्जा न्यूनतम होती है, गैसों के लिए अधिकतम और किंतु द्रव के लिए मध्यवर्ती। फिर से वही बात हो गई कि ठोस के कणों में ठोस को निहित करने वाली कणों के बीच रिक्त स्थान यहाँ पर और गतिज ऊर्जा न्यूनतम। देखिए, जो ठोस होते हैं इनके कण बहुत पास पास होते हैं, जो कण पास पास होने के कारण जो होता है इनके कण जो होता है गति नहीं कर पाते हैं। तो सबसे कम गतिज ऊर्जा किसमें होता है, तो आपका ठोस में होता है, और सबसे ज्यादा किसमें होता है, गैस में, और फिर से द्रव आपका बीच में आ गया। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पर क्या कह रहा है कि ठोसों के लिए उनके कणों को व्यवस्थित अत्यधिक क्रमित होती है। जो ठोस होते हैं उनके कण जो होता है व्यवस्थित तरीका से क्या होता है, क्रमित होता है। जो ठोस होते हैं उनके कण क्या होता है, बिल्कुल ऐसे व्यवस्थित तरीका से क्या होता है, ऐसे रहते हैं। ठीक है, क्रमित होता है। द्रव में कणों की परतें एक दूसरे पर भी फिसल या खसलित हो सकती है, और गैस का कोई क्रम नहीं होता है। गैस में क्या होता है, गैस में एगो इन्हें रहेगा, एगो इन्हें रहेगा, एगो इन्हें रहेगा। ठीक है, तो गैस में कोई क्रम नहीं होता है। इनके कण क्या होता है, अनियमित रूप से विचरण करते हैं गैस के। आगे देखिए यहाँ पर कह रहा है कि पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन ताप और दाब में परिवर्तन से होता है। अपने ताप और दाब में परिवर्तन करके पदार्थ की अवस्थाओं को बदल सकते हैं, अभी आपने पढ़ लिया। ऊर्ध्वापातन प्रक्रम में ठोस पदार्थ द्रव में परिवर्तित हुए बिना सीधे गैसीय अवस्था में आते हैं, उसे हम क्या करते हैं, ऊर्ध्वापातन कहते हैं। और देखिए, और इसके बाद और भी आपने क्या पढ़ा कि जब आपका ये किस में आ रहा था, जो आपका ये गैस गैस से डायरेक्ट आपका ठोस में आ रहा था, उसे हम क्या कह रहे थे, गैस से डायरेक्ट ठोस बनना उसको हम क्या करते हैं, निक्षेपण कह रहे थे, और ठोस से डायरेक्ट गैस बनना उसको हम ऊर्ध्वापातन कहते हैं। ठीक है, और भी है तो देखिए, अच्छा इसमें और भी है भी। यहाँ देखिए निक्षेपण कर रहा है, निक्षेपण प्रक्रम में गैसीय पदार्थ सीधे ठोस अवस्था में आ जाता है। किससे सीधे ठोस अवस्था में आ जाता है, गैस से सीधे ठोस में, तो उसे निक्षेपण कहते हैं। क्वथनांक आप समझ गए, क्वथनांक द्रव अवस्था में वाष्प में परिवर्तित हो जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं। यही चीज है भाई, और देख लीजिए आप लोग, और क्या है इसमें। हम्म, देख लीजिए, और कुछ नहीं, आपने जो भी पढ़ा वही, ये चीजें आप देख लीजिए यहाँ पर। तापमान का मात्रक केल्विन होता है, प्रतीक के होता है, लंबाई का मीटर होता है, सन्निधि का किलोग्राम होता है, भार का न्यूटन होता है, आयतन का घन मीटर होता है, घनत्व का किलोग्राम प्रति घन मीटर होता है, और दाब का पास्कल होता है। अच्छा ये देखिए, देखिए एक और चीज छूट गया यहाँ पर, ये चीजें हैं देखिए यहाँ पर। हाँ, ये देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है कि एटमॉस्फेयर गैसीय दाब का मापन का मात्रक है। ठीक है, दाब का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, पास्कल होता है, और एक एटमॉस्फेयर कितना होता है, तो 0.01 इंटू 10⁵ पास्कल होता है। इसे याद रखिएगा, एक एटमॉस्फेयर का मान कितना होता है, 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल होता है। वायुमंडल में वायु का दाब वायुमंडलीय दाब कहलाता है। समुद्र की सतह पर वायुमंडलीय दाब कितना होता है, 1 एटमॉस्फेयर होता है, और इसे सामान्य दाब कहते हैं। और एक एटमॉस्फेयर का मान कितना होता है, 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये जो चैप्टर है ये आपका समाप्त हुआ, पहला चैप्टर। तो 9th क्लास का आपने यहाँ पर पहला चैप्टर समाप्त किया। क्लास 10th में आपने 2 चैप्टर्स मैंने आपको करा दिया है। तो ये सीरीज आपका रेगुलर रहेगी, एक दिन गैप करके भी रह सकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।